आज स्टार्ट करते योग फिलोसफी, है ना। कल अपन ने क्या क्या देखा था? कल अपन ने देखा था क्या? सांख्य फिलोसफी देखे थे, और उसके पहले देखा था बुद्धिज्म, है ना। तो सांख्य फिलोसफी का जो लास्ट पार्ट था आपका, कौन सा? विकासवाद वाला, है ना। वो समझ में आया था ना सबको? हाँ, उसी का ही अब आज हमको क्या कर लेना है, एक आइडिया अपन को यहाँ पे लेना है। वही सेम थ्योरी को ना आज वापस से एक बार लेंगे, तो अगर कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पुष्पेंद्र, एम आई ऑडिबल टू यू? पुष्पेंद्र, आर यू एबल टू हियर मी? सुन पा रहे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपको अपनी कॉपी मिली? यस मैम। वेरी गुड। इतना इम्प्रेसिव राइटिंग स्किल्स की क्या बताएं, एकदम बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ हाँ, तुमको भी दिखाएंगे, इनकी कॉपी है मेरे पास। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, पुष्पेंद्र ने जो भी उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो उसमें हर एक में उसने एक्चुअली मैंने पहले श्लोक को ऐड किया है, इंग्लिश का स्टूडेंट है तो करके इंग्लिश में किया है, और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मतलब कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन को लेंगे कि इज इंडियन फिलोसफी अ पेसिमिस्ट, या फिर इज इंडियन फिलोसफी पेसिमिस्ट इन नेचर, एक था क्वेश्चन कि क्या भारतीय दर्शन जो है वो दुखवाद की तरफ जाता है। तो इसमें भी उनका स्टार्टिंग काफी अच्छा था कि किससे वो लिखे हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड सफरिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर। ये किसका सेइंग है? बुद्धा का सेइंग है। मतलब उन्होंने इस कदर अच्छा लिखा है कि एक्चुअल में उनके नंबर नहीं कट सकते, सिर्फ एक स्पिरिचुअल वाला बस था जिसमें उनको आस्तिक और नास्तिक ऐड करना था। शायद आपके पेपर में भी लिखा है, अगर आपने देखा होगा तो, रिमार्क के फॉर्म में। यस मैम। यस मैम। बाकी बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव कॉपी, मतलब अभी तक के बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छा अगर किसी ने लिखा है तो आई वुड से वो आप हैं। वेल डन, वैसे ही आप लिखते रहें, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मैम। थैंक वैसे ही आपको आज दिखाएंगे इनकी कॉपी, ठीक है, कि कैसे लिखना है। देखो, सबका जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो आप भी ना थोड़ा सा क्रिएटिविटी ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सीजीपीएससी में आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं। क्वेश्चन लाओ, कुछ तो अलग लाओ, ताकि सिलेक्शन जो है वो एक बार में ही हो जाए। बात समझ में आ रही है? अपन को अपनी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी करनी है कि प्रीलियम्स के बाद मेंस में अटकना ही नहीं है अपन को। इसीलिए फ्रॉम द डे वन जब मैं जनरल साइंस पढ़ाई थी, क्या बोली थी? टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली यूपीएससी में सिखाया जाता है ना, कि 10 नंबर का 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 7 मिनट लिखोगे। मैंने उसको तुम्हारे में इम्प्लीमेंट इसलिए किया है कि अभी से तुमको हौच पौच नहीं होना है क्वेश्चन में। समझ में आ रही है बात? डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन हो, बाउंसर भी आ जाए तो बिल्कुल आपका मेंटल स्टेबिलिटी इतना रहना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट इतना अच्छा रहना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। और इवन आपको क्या सोचने के लिए एक टाइम भी मिल जाए कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ अगर कुछ चीज नहीं आ रही हो तो। इनका कॉपी में दिखाऊंगी तुमको, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करें हम। चलो, कल हम लोग जो है योग सांख्य के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। देखो, अगर हम षड दर्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या थी, आप लोग की 6 फिलोसफीज हुआ करती थी। तो वेरी फर्स्ट पार्ट की अगर आप बात करेंगे या फिर सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे तो वो क्या था आपका? सांख्य एंड योग था। तो देखो, सांख्य के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये जो सांख्य है वो कैसा है? थ्योरेटिकल इन नेचर, ठीक है। योग में हमको इन्हीं की फिलोसफी को क्या करना है? एज इट इज अप्लाई कर देना है, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे रहेंगे योग की फिलोसफी में जो सांख्य से क्या होंगे, बहुत ज्यादा ही रिलेटेड रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैशेषिक और न्याय, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट चलेगा, मीमांसा और वेदांत। वेदांत तो ऑलरेडी बता चुका है, वेदांत क्या है? हाँ, तो क्या पढ़ा है उसमें? उपनिषद पढ़ा है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात कर रखे, ब्रह्म, आत्मा और रीत, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं किसकी? योग फिलोसफी की। देखो, अगर मैंने तुमको वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? भगवत गीता पढ़ाया था, है ना। उसमें मैंने तुमसे बात करी थी किसके बारे में? कर्म योग, ठीक है। तो वो कर्म योग में योग का मतलब क्या होता था? अ काइंड ऑफ यूनियन होता था ना। योग का मतलब क्या? यूनियन। और कर्म योग बोला है मतलब कैसा यूनियन? कि भैया यूनियन विद गॉड, गॉड के साथ में यूनियन होगा, लेकिन कैसे होगा? आपके एक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप योग वर्ड को देखोगे तो इसके भी क्या है, वापस से शब्दार्थ में जाएंगे, है ना। रूट्स में हम लोग जाते हैं हर किसी के। तो यहाँ पे जो योग वर्ड है वो दो चीज से है। एक बोला जाता है युजिर, योग क्या है? एक बोला जाता है क्या? यू
जीर, यूजीर मतलब का हो गया आपका यूनियन। जैसे वहां पे कर्म योग था, और कर्म योग का मतलब क्या था, भगवान के साथ में यूनियन तो होना है, लेकिन कैसे होना है, आपके एक्शंस के थ्रू होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका योग है, योग में पहला एक वर्ड आता है क्या, कि वो युजीर से मिलके योग बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, यूनियन। और एक दूसरा है क्या, और इसका मतलब होता है क्या, समाधि। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। योग वर्ड है, योग वर्ड का अगर आप शब्दार्थ देखेंगे या फिर उसका मेन रूट वर्ड क्या है, एटाइमोलॉजी क्या है, तो ये जो है दो चीज, एक बोल रहा है यूनियन, दूसरा बोल रहा है क्या, समाधि। ठीक है, तो देखो सबसे पहले योग जो है उनको देने वाले कौन है, आपको पता है, पतंजलि। ठीक है, तो ये हमको उनके फाउंडर के बारे में हमेशा पता रहना चाहिए कि किसने दिया है, पतंजलि ने दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो योग होता है वो एक्चुअल में क्या है, योगा या फिर योग से मतलब क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ योगा मतलब क्या, योगा मतलब क्या, योगा से आप क्या समझते हैं। हम्म और कुछ, क्या बोले, मन और चेतना क्या स्थिर रहता है। ठीक है, और कुछ, और हाँ मेडिटेशन, हाँ ठीक है, और योगा मतलब क्या, हाँ कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा रहता है, और वेलनेस। और मेंटल और फिजिकल वेलनेस के लिए भी योगा होता है। ठीक है, मेंटल और फिजिकल वेलनेस है, इसका मतलब क्या, कि आपको डिसीज नहीं आएगी, आप इल नहीं हुएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि माइंड और सोल का कंसेप्ट दोनों आ गया, माइंड भी है और सोल भी है, दोनों को आपको क्या करना है, एक यूनियन में लाना है, एक सिंक में लाना है, कि आजू बाजू में कोई भी चीजें हो, आप जो हो उससे अफेक्टेड नहीं हो। ठीक है, और आपने क्या बोला था, कंसेंट्रेशन। देखो अगर आपका माइंड और सोल स्थिर है, ठीक है, एकाग्र है, कंसंट्रेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है आजू बाजू में जो भी चीज हो रही है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर आप योग के बारे में बोलेंगे या फिर योगा होता क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का आर्ट भी है, एक प्रकार का साइंस भी है ना, योगा एक साइंस भी है, एक आर्ट का फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको हेल्दी लिविंग के लिए, आपका मेंटल और फिजिकल वेलनेस के लिए, माइंड और सोल का कनेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका योगा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ, देखो स्पिरिचुअल वैल्यूज तो है, योग से भी क्या होती है, योग या फिर साधना वगैरह जो की जाती है, उससे तो क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड के जो बॉन्ड रहते हैं, है ना, उससे हम कई दूर चले जाते हैं, अपने आप को ढूंढने में लग जाते हैं कि एक्चुअल में हम कौन है ना, मेडिटेशन का फॉर्म तो है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है क्या बोल रहे हैं, वो थेराप्यूटिक भी है। थेराप्यूटिक मतलब वो जो है इलनेस को क्योर करने की ताकत होती है। ठीक है, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसा प्राणायाम कीजिए, है ना, किया जाता है ना सजेस्ट, क्यों किया जाता है, क्योंकि योगा से जो है ऑलमोस्ट हर चीजें क्या हो सकती है, क्योर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि अगर आप योगा को बोलेंगे तो दो वर्ड है, एक का मतलब है यूनियन, दूसरे का मतलब है क्या, समाधि। किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था। ये बोला जाता है कि अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में ये आया है, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास बोल रहे हैं ना। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, कि ये जो है क्या क्या है, लिखो भैया, क्या क्या है योगा, ब्रिंग्स द हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी, आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों के बीच में एक सिंक लाना, एक हार्मनी लाना। ठीक है, वो काम कौन करता है, योगा। हार्मनी मतलब, हार्मनी सुना है ना, क्या होता है, हिंदी वर्ड मिस ट्रांसलेटर, हार्मनी मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए। आम बोलचाल की भाषा में बोले तो एक सिंक में लाना, है ना, सिंक में लाना, एक साथ आना, मतलब आपका जो बॉडी है और आपका जो माइंड है, जब वो एक दूसरे के साथ चले, एक सिंक में चले, तो वो क्या है, योगा के आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखो एक इसकी क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू, क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू। थेराप्यूटिक भी है भैया, कैसा है वो, थेराप्यूटिक। अब एक बात बताओ, आपकी इंडियन फिलोसफी थेराप्यूटिक इन नेचर है कि वेस्टर्न फिलोसफी थेराप्यूटिक इन नेचर है। वेरी गुड, इंडियन फिलोसफी थेराप्यूटिक है भैया, वेस्टर्न फिलोसफी तो आपकी एनालिटिकल है।
है ना, क्यों थेराप्यूटिक है? क्योर्स प्रोवाइड किए गए, है ना। हाँ, तो देखो जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को हम क्या बोल रहे थे, एक ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी हमने कहा था। क्यों कहा था ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी? क्योंकि वो बोलते तो है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, वो बता रहे हैं कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है। सफरिंग क्यों है? हमारी डिजायर्स की वजह से, लेकिन उसको सॉर्ट करने का हमको अष्टांग मार्ग भी बताए हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर जब भी आ जाए कि क्या इंडियन फिलोसफी पेसिमिस्ट है, कई सारे एग्जाम्पल है जो आप भर सकते हो, चाहे वो बुद्धा की बात करें, बुद्धिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले, मतलब सॉरी बुद्धिज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, आपकी जितनी भी फिलोसफी, इवन योग, सांख्य, आप सब उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि भले ही हम बोलते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग और ये सफरिंग जो है हमारे डिजायर्स की वजह से है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये अष्टांग मार्ग के द्वारा क्योर हो सकता है, मिडिल पाथ के द्वारा क्योर हो सकता है। फिर जैनिज्म में बताओ कि जैनिज्म में कैसे क्योर बताया है, फ्रॉम त्रिरत्न, है ना, राइट फेट, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर चारवाक की भी फिलोसफी लोगे तो क्या है, काम एक सुखम, ऐसे कुछ लिखा था ना हमने हाँ, मतलब काम जो है वो ओनली प्लेजर है। अगर आप चारवाक नहीं भी लेते हैं, सांख्य भी ले लेंगे, योग भी ले लेंगे, तो ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं कि भैया स्टार्टिंग तो हमारी दुख से हो रही है, लेकिन एंड कैसे करोगे, एरोस बता दो। जैसे जैसे आप ऐसे बता सकते हो, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया, सफरिंग क्यों है, हमारे डिजायर्स की वजह से, इतना लिख लोगे। फिर बताओ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफी, यहाँ पे लिखना पेसिमिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ऑप्टिमिस्ट रिजल्ट। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा टू रिप्रेजेंट, है कि नहीं। देखो भले स्पेस कितनी भी कम रहे, लेकिन वो आपके लिखने का तरीका है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपके लिखने का तरीका है कि आप कितने अच्छे से चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोला, जैसे जैनिज्म के बारे में बोला, भैया 5-6 यहाँ पे डाल दो ना, पहले तुम हॉच पॉच नहीं मचाना है, 5-6 डालो, एक बॉक्स में डालो और सिर्फ 2 को एक्सप्लेन कर दो। सामने वाले को क्या समझ में आएगा कि एटलीस्ट इसको इतना पता है, इलेबोरेशन 2 का किए। लिख ही 2 दिया ना अगर तुमने, तो क्या लगेगा, उसको लगे चाहे ना लगे, हमको तो पता है ना, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो तुम ऐसे क्यों नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? पहले ही बोल रही हूँ, प्रीलियम्स निकल जाए तो मेंस इतना ताबड़तोड़ होना चाहिए कि एक बार में हमको निकालना है। ठीक है, जनरल साइंस तुमको बहुत अच्छे से बताया कैसे लिखना है। सोशियोलॉजी में भी मैंने आंसर राइटिंग पर ही फोकस किया है नहीं किया, झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ, और वैसे ही आपको किसमें बताया, हर एक में, फिलोसफी में भी। तो आपका आंसर राइटिंग तो एटलीस्ट मेरे 3 सब्जेक्ट का कैसा होना है, एकदम जोरदार। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखने का तरीका हर बार अलग बताया है, तो आपको भी वैसा ही लिखना है। ठीक है, साइंस में तुमको क्या बताया था कि एम्फेसाइज करो अगर आपसे डायग्राम्स बन जाए, अगर आपसे फ्लो चार्ट्स बन जाए, बताया था नहीं बताया था? सोशियोलॉजी में क्या बताया, तुमको एग्जाम्पल देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमने बताया हुआ है। देखो अगर आप कोई चीज नहीं पढ़े रहोगे, है ना, तो हम आपसे उम्मीद भी नहीं करते कि आप ना लिखो। ठीक है, उम्मीद भी नहीं कहते, लेकिन जस्ट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, हमने एक एक चीज को बहुत ज्यादा एलेबोरेशन में लिया, नोट्स भी वैसे ही दिए, तो उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि अच्छा लिखोगे। बोला था नहीं बोला था कि एग्जाम्पल भी लिख रहे हो, तो कब मेरे एग्जाम्पल लिखोगे, जब कुछ भी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो खुद के एग्जाम्पल्स लिखकर आने हैं। ये होता है आंसर राइटिंग का टेक्निक। ठीक है, सबको पता है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और खुद से क्रिएट करना है। अभी इनकी कॉपी दिखाएंगे, पुष्पेंद्र की कॉपी, तुमको खुद पता चल जाएगा कि क्यों अच्छा बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, योग की। ठीक है, तो देखो योग से जो है वो क्या क्या चीज हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोल दिया कि ये जो है आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को क्या कर देता है, एक सिंक में ला देता है। आसपास में होने वाली हर एक चीज से आप क्या हो जाते हो, अलग हो जाते हो, आप अपनी साधना में लगे रहते हो। साथ ही साथ दूसरा बोला कि इसका स्पिरिचुअल वैल्यू भी है ना। बोलते हैं कि क्या होता है कि गॉड से कनेक्शन बनता है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आपको जनरेट होती है योग करने से। ठीक है, और साथ ही साथ क्या थेराप्यूटिक है। क्यों थेराप्यूटिक है? क्योंकि भैया जितने भी इलनेस है, जितनी भी डिसीज है, हर किसी के लिए वो क्या देगा, एक रेमेडी देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उसके बाद देखो, देखो ऑब्जेक्टिव्स आप लिख लेंगे, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए लिख सकते हैं ना। क्या क्या लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि योग क्यों करना चाहिए, स्पिरिचुअल, हाँ सेम जो मैंने लिखा है वो हेल्थ ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। ठीक है, फिर उसके बाद आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना। और किसके लिए हो सकता है, फिजिकल और मेंटल वेलनेस, लाइफस्टाइल डिसीज को प्रिवेंट करना है तो
एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो, है ना, डिसीज फ्री रहना है तो योग कर सकते हैं। तो ये सब चीज देखो। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में ये योग का कंसेप्ट आया तो आया कहाँ से। ठीक है, अगर मैंने तुमको बताया था क्या, वेद और उपनिषद में जाओ, उसमें मैंने तुमको बताया था क्या, प्रस्थान त्रय। क्या था वो प्रस्थान त्रय, किसी को याद है? प्रस्थान त्रय, जब मैंने आपको इंडियन फिलोसफी के बारे में बता रही थी कि कैसे आगे बढ़ा, तो उसमें मैंने बताया था प्रस्थान त्रय। क्या था वो तीन चीज? मैम उपनिषद, गीता। एक मिनट, कौन बोल रहा है? उपनिषद बोला है किसी ने? बोलिए जो। उपनिषद, गीता और एक याद नहीं आ। हाँ, उपनिषद था, गीता था, और क्या था याद करो। ब्रह्म सूत्र बताया था क्या आपको? यस मैम। उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। कौन बोला ये, मुझे देखा क्यों नहीं? मैं हूँ मैम, तुलसी। नंदिनी। ओ गुरप्रीत, क्या बात है। चलो, प्रस्थान त्रय की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या था, एक उपनिषद था, एक गीता था, और एक क्या था, ब्रह्म सूत्र था। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस प्रस्थान त्रय में भी योग का जो है वो यूज या फिर योग का जो है रेफरेंस एक्चुअल में दिया गया है। किसमें? वेद और उपनिषद वाले पार्ट में। वेद और उपनिषद वाले पार्ट में अगर आप जाएंगे तो प्रस्थान त्रय के अंदर में योग का आपको क्या मिलता है, एक वर्णन आपको मिलता है कि योग होता क्या है या फिर कैसे होता था। ठीक है, और अगर अपन लोग बात करें, सबसे पहले याद रखोगे क्या है, वेद और उपनिषद ने वर्णन है। एक याद रखना है क्या, कथा उपनिषद और मैत्री उपनिषद। कथा और मैत्री उपनिषद लिखो। पहला क्या था, वेद और उपनिषद में जिक्र है। वेद पहले लिख लिए, वेद एंड उपनिषद में प्रस्थान त्रय में लिखा गया इसके बारे में। दूसरा कथा उपनिषद और मैत्री उपनिषद, कथा एंड मैत्री। फिर ऋग्वेदा में अगर आप जाएंगे, सब लोग लिख पा रहे हैं ना कि मैं लिखूं? ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हैं? प्रतिमा, नंदिनी, मिताली, गुरप्रीत, पुष्पेंद्र लिख रहे हैं आप? हाँ हाँ मैम। हाँ ठीक है। थर्ड आप लिखेंगे किसमें, ऋग्वेद में। हाइम्स के फॉर्म में, मतलब कैसे, मंत्र के फॉर्म में जो है इसका उल्लेख किया गया है, जो कि किसको डेडिकेटेड है पता है, राइजिंग सन को। किसको डेडिकेटेड है, राइजिंग सन को। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी इसका जिक्र आपको मिलता है। और कैसे मिलता है, हाइम्स के फॉर्म में, मतलब मंत्रों के फॉर्म में मिलता है। फिर एक है आपका क्या, बृहद अरण्यक। मैं लिख के दिखा रही हूँ। बृहद अरण्यक में ना प्राणायाम वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि योग जो है, ऐसा तो बताया जाता है कि अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के आसपास इसका मतलब स्टार्टिंग ऐसा माना जाता है। लेकिन हमको जो है इसके पहले भी इसके प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको कहाँ मिला, वेद और उपनिषद में मिला, वो भी प्रस्थान त्रय के अंदर। फिर कथा उपनिषद और मैत्री उपनिषद। फिर मैंने बताया ऋग्वेद में मिला हाइम्स के फॉर्म में, वो भी किसके हाइम्स, राइजिंग सन। एक बताया लास्ट क्या, बृहद अरण्यक। ठीक है, उसमें कैसे मिला है, प्राणायाम वर्ड का जिक्र मिला है। अब देखो, कथा उपनिषद के हिसाब से अगर हम बात करें तो योग का डेफिनेशन क्या होगा, वो अपन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू कथा उपनिषद, या फिर कथा उपनिषद में ऐसा लिखा गया है। तुमको बताया था ना 108 उपनिषद होते हैं, उसमें से 10 से 12 उपनिषद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक कथा उपनिषद भी है। ठीक है, हाँ, मुंडकोप उपनिषद, चांडोग्य उपनिषद, केन, और क्या था? हाँ हाँ, गुड, मुंडक उपनिषद।
ये एक्चुअल में ना संस्कृत में इसका श्लोक के फॉर्म में है, तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन लेकर आई हूँ। लिख लिया क्या सबने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे? देखो इसमें क्या लिखा है, कथा उपनिषद में जो है आपको एक्चुअल में डेफिनेशन दी गई है, या फिर ये जो है एक श्लोक के फॉर्म में था, उसका इंग्लिश वर्जन ये है। क्या लिखा है कि ओनली व्हेन मानस मतलब माइंड या फिर मन, ठीक है, विथ थॉट्स, मन है किसके साथ में, थॉट्स के साथ में, एंड द फाइव सेंसेस स्टिल, मतलब जब आपका मन और मन में चलने वाले जितने भी विचार है और आपकी पांच इंद्रिया कैसी है, स्टिल है मतलब स्थिर है, शांत है, एक सिंक में है, ठीक है। एंड व्हेन द बुद्धि, बुद्धि मतलब आपका इंटेलेक्ट, ठीक है, आपकी रीजनिंग करने की, तर्क करने की क्षमता, डज नॉट वेवर, मतलब जब वो हिले ढुले ना, है ना, जब वो क्या बोलते हैं उसको, एक स्थिति में आ गए, अगर आप स्टैटिक हो तो आप डायनेमिक ना हो जाए, मतलब अगर आप स्थिर हो तो आप इधर उधर घूमने ना लगे, आपका दिमाग जो है एक जगह क्या होना चाहिए, स्टिल होना जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, है ना, भटकना नहीं चाहिए जिसको बोलते हैं। दैट दे कॉल द हाईएस्ट पाथ, और यहाँ पे हाईएस्ट पाथ का मतलब क्या है, योग, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जब आपका मानस मतलब आपका मन, माइंड, ठीक है, और क्या आपकी जो पांच इंद्रियां हैं वो कैसी आ गई, एक सिंक में आ गई, एक स्टिलनेस में आ गई, आपकी जो बुद्धि है, ठीक है, आपका जो रीजनिंग या फिर तर्क करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी क्या है, भटक नहीं रहा है, तब आपने क्या अचीव कर लिया, हाईएस्ट पाथ, और ये हाईएस्ट पाथ क्या है, योग, योग के थ्रू ये हाईएस्ट पाथ को आप अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, समझ में आया क्या है योग, ठीक है। तो देखो अगर योग हो गया मतलब कि क्या होगा, आपका बॉडी, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा था कि बॉडी और माइंड कैसे आ जाएंगे, एक सिंक में आएगा, है ना, और साथ ही साथ देखो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होगा नहीं होगा, एकाग्र जो हो जाते हैं, है ना, वो चीज है। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं सांख्य की और योग की, ठीक है, तो देखो सांख्य फिलोसफी को मैंने तुमको क्या बताया था कि सांख्य फिलोसफी जो है आपका वो थ्योरेटिकल इन नेचर, योग क्या करता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे कि कल हम लोग सांख्य के फिलोसफी में पढ़े थे प्रकृति और पुरुष, है ना, डुअलिस्टिक रियलिज्म के बारे में बात करता था, वो क्या बोलता था कि एक जो है वो क्या है, प्रकृति, जो कि क्या है, प्रधान है या फिर अल्टीमेट कॉज है, और एक है कौन, पुरुष, ठीक है। तो ये प्रकृति बताओ एक्टिव है कि इनएक्टिव है, एक्टिव है, और कॉन्शियस है कि इनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है लेकिन एक्टिव है, और ये कैसी है, इनएक्टिव है, लेकिन ये कैसी है, कॉन्शियस है, यस। अब देखो मैंने कल क्या बोला था कि जब, एक बात बताओ, तीन गुण किसमें होते थे, प्रकृति में कि पुरुष में, प्रकृति में क्या है, तीन गुण है, और जस्ट बिकॉज उसमें तीन गुण है इसीलिए वो कैसा है, एक्टिव इन नेचर, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको काम करना है। अब ये क्या बोलते हैं कि जब प्रकृति पुरुष से मिलती है, ठीक है, जब क्या बोला, जब प्रकृति पुरुष से मिलती है तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, जब प्रकृति जो है पुरुष से मिलेगी, ठीक है, एक एक्टिव है दूसरा इनएक्टिव है, एक कॉन्शियस है और दूसरा अनकॉन्शियस, दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, तो जो सिंथेसिस हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा बनेगा, एक्टिव भी होगा और कॉन्शियस भी होगा। बात समझ में आ रही है, दोनों गुण को मिलाओगे ना, एक्टिव भी होगा और कैसा होगा, कॉन्शियस भी होगा, और जब वो एक्टिव और कॉन्शियस हो जाता है तब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि से क्या आता है, अहंकार, और अहंकार से क्या था, बुद्धि, अहंकार और मन आता था ना, पहले मन, सात्विक निधन मन था, फिर आपकी क्या थी, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
था कि नहीं था। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सांख्य फिलोसफी की जैसे ये भी मानता है कि प्रकृति और पुरुष होते हैं करके, ठीक है, ये मान रहा है। और ये भी मान रहा है कि प्रकृति पुरुष जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तभी क्या होता है, एक्चुअल में इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, या फिर कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिव और कैसा आ जाता है, उसमें चेतना आ जाती है, ठीक है। ये बात कल हमने करे थे, ठीक है। विकासवाद का आपको वो भी बताया था ना, कैसे विकास होता है, या फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी आपको बता चुके हैं। अब देखो इसमें बोलता है कि इसीलिए योग में भी क्या है, 3 गुण। सेम वही देखो, प्रकृति पुरुष से मिला, किसमें गुण होते हुआ करते थे, प्रकृति में गुण, पुरुष में तो कोई गुण नहीं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ में मिल रहे तो एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोल रहे हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी भैया 3 प्रकार के गुण पाए जाएंगे, सत्व, राजस और तमस। देखो ऐसा नहीं कि हर किसी में एक जैसे गुण होंगे, किसी में सत्व का जो प्रपोर्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, किसी में तमस का ज्यादा, और किसी में रजो या फिर राजस का ज्यादा। बात समझ में आ रही? इसीलिए हर इंसान क्या होता है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि प्रपोर्शन क्या है, अलग अलग। ये किसकी फिलॉसफी से रिलेट किया, प्रपोर्शन वाली फिलॉसफी कहाँ पढ़े हैं अपन, याद करो, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। हाँ, अरे नहीं बेटा, 4 वाक्य में पढ़े थे। 4 वाक्य क्या बोलते थे, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। क्योंकि स्पेस को तो मैं देख ही नहीं सकता, जब इनके चारों के प्रपोर्शन जब ऊपर नीचे होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, चीजें बनती है। बताया था नहीं बताया था? वही सेम टाइप का ही हुआ ना, कि 3 गुण है, तीनों गुण का जो प्रपोर्शन है वो कैसा है, कम या फिर ज्यादा है। इसीलिए हर इंसान में जो गुण है वो कैसे है, अलग अलग है। बात समझ में आई? ठीक है। देखो पहले के जो फिलोसफर या फिर अर्ली जो स्कॉलर थे, ठीक है, वो क्या मानते थे कि ये जो आपका पुरुष है ना, उसमें सत्व गुण पाया जाता है। पुरुष में कौन सा गुण है, सत्व, ठीक है। और हमने क्या बोला कि कोई भी गुण नहीं है। तो ये पहले के स्कॉलर जो है, जो अर्ली स्कॉलर्स बोलते हैं, बहुत पहले आए थे, वो मानते थे कि पुरुष अगर है तो उसमें क्या सत्व गुण है। क्यों सत्व गुण है? क्योंकि उसके में पावर रहता है हर चीज को कंस्ट्रक्ट करने का, हर चीज को जोड़ने का। बात समझ में आ रही? तो एक ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि अर्ली स्कॉलर्स ने योग में कहा है कि पुरुष के पास में कौन सा गुण है, सत्व गुण। क्यों सत्व गुण है? क्योंकि वो लोगों को मतलब कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है, जोड़ने का काम करेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. देखो योग के बारे में बता दिया, पतंजलि ने दिया है, ये बता दिया। 2 उसके वर्ड है, एक का मतलब यूनियन, एक का मतलब समाधि, ठीक है। कहाँ कहाँ पर उसका जो उल्लेख दिया गया है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया है। कथा उपनिषद के हिसाब से उसका क्या मीनिंग है या फिर क्या डेफिनेशन है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट, जो कि सांख्य फिलोसफी से ही लिया गया है, कि जब प्रकृति पुरुष से मिलती है ना, या पुरुष प्रकृति से मिलता है, तब क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक्टिव भी रहेगा, वो कॉन्शियस भी रहेगा, और साथ ही साथ 3 प्रकार के गुण पाए जाएंगे। ये 3 गुण जो है वो हर किसी में क्या करते हैं, डिफर करते हैं। बात समझ में? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अर्ली स्कॉलर्स ऐसा मानते थे कि पुरुष में सत्व गुण होते हैं। ये सत्व गुण का काम क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने का, एक दूसरे से मिलाने का या फिर जोड़ने का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, साइकोलॉजी ऑफ योग, ठीक है। कल अगर हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो उसमें तुमको क्या बताया था, एक था आपका बुद्धि, ठीक है, बुद्धि से क्या आता था, अहंकार, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइड में आपको याद होगा, सात्विक के अंदर में मानस माइंड लिखा था। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं एक दूसरे से, तब क्या बनता है, चित्त। देखो इसको चित्त पढ़ना नहीं है ना, वो चित्त होता है ना। अलग लैंग्वेज में है, पाली या फिर प्राकृत में किसी में है, तो इसीलिए उसको ऐसे लिखा हुआ है चित्त, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, चित्त। जो आप बोलते हैं ना चित्त, चित्त किससे एक्चुअल में मिलकर बना हुआ है, तो वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आपकी बुद्धि, दूसरा अहंकार, और तीसरा मन। ये बात समझ में आई? अब देखो क्या होता है, देखो इसमें क्या बोलता है कि अगर आप चित्त की बात करेंगे, ठीक है, सब क्या है, बुद्धि है, अहंकार है, और साथ ही साथ क्या है, आपका मन है, ठीक है। तो देखो पहला मॉडिफिकेशन जो होता है ऑफ प्रकृति का,
उसमें क्या होता है, सत्व गुण जो है वो डोमिनेट करता है, बोलता है। जैसे तुमको बोला ना कि पुरुष है और प्रकृति है, ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि पहला मॉडिफिकेशन जो हुआ या फिर पहला बदलाव जो हुआ, जब इवोल्यूशन की प्रोसेस जब हुई, तब सबसे पहला गुण जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था वो क्या था, सत्व था। वो बहुत ज्यादा एक ऐसा था, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर था, ठीक है। अब देखो इसमें ये बोलता है कि जैसे आपके चित्त है, आपके बुद्धि है, अहंकार है और मानस है, ठीक है, इन तीनों में से अगर किसी एक में भी चेंजेस आ गए, ठीक है, या फिर किसी का प्रपोर्शन ज्यादा और किसी का कम हो गया, तो क्या आने लगेंगे आपके मॉडिफिकेशन, आएंगे नहीं आएंगे। जैसे मैंने कल तुमको बोला था होमोजीनस और हेट्रोजीनस, सबको रिलेट करके जानना है। होमोजीनस में क्या हो रहा था, सत्व है तो सत्व, राजस है तो राजस, तमस है तो तमस, लेकिन अगर वो हेट्रोजीनस हो जाता था तो कोई एक उसको डोमिनेट करने लगता था। तो मैंने क्या बोला, अगर पहला मॉडिफिकेशन जब हुआ था तो ऐसा बोला जाता है सत्व गुण जो है वो दो गुणों को डोमिनेट करता था, तो बोला जाता है कि ये जो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वीरति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीरति, मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त जिसको बोलते हैं। अब देखो ये है ना वीरति, वीरति जो है वो एक प्रकार का क्या है, मॉडिफिकेशन। अरे बाप रे क्या आवाज है। अब देखते हैं ये स्टेजेस ऑफ चित्त को। हाँ डॉग के रोने के, वो रोता है, अच्छा आवाज से रोता है। स्टेज ऑफ चित्त, ठीक है, चित्त के हमको क्या देखना है, स्टेज देखना है। देखते हैं क्या क्या, CITTA है ना, पढ़ते चित्त है, इसको शिफ्ट बोलते हैं ना, कुछ भी उल्टा नहीं कर पढ़ना। मुधा, टॉर्पिड, ठीक है, फिर विक्षिप्त, डिस्ट्रैक्टेड, एकाग्र, कंसंट्रेशन। चित्त के 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। निरुद्ध, जो कि है क्या, रेस्ट्रिक्टेड। आपका चित्त किससे किससे मिलके बना हुआ है वो समझ में आ गया सबको कि नहीं आया, समझ में आया ना, बुद्धि, अहंकार और मानस या फिर मन, ठीक है, उससे आपका क्या मिलके बना हुआ है, चित्त। तो अब ये जो चित्त है उसके स्टेजेस क्या हैं, 5 प्रकार के स्टेजेस हैं ऐसा बोला जाता है। देखो सबसे पहले अगर स्टेजेस ऑफ चित्त की बात करें, ठीक है, इसको ना चित्त भूमि भी बोलते हैं, ठीक है, ये पूरे को चित्त भूमि भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है, शिफ्ट, मतलब क्या है, रेस्टलेस है, ठीक है, रेस्टलेस का मतलब क्या होगा, या शिफ्ट सुना हो, रेस्टलेस है मतलब आराम नहीं कर रहे, रेस्टलेस, बेचैन, हाँ बेचैनी, रेस्टलेस है मतलब क्या, वो बेचैन है। अब वो किसके लिए बेचैन रहेगा, डिजायर्स के लिए, ठीक है, कि उसको डिजायर्स है, उसको कुछ चीजें हैं जो कि उसको पाना है। बात समझ में आ रही है, कि कुछ चीजें हैं जो उसको पाना है, और वो पाने के लिए उसके लिए क्या रहेगा, बेचैन रहेगा। इसीलिए उसको क्या बोले, 5 स्टेज में, चित्त के 5 स्टेज में सबसे पहला स्टेज क्या है आपका, रेस्टलेस या फिर शिफ्ट, मतलब कि वो जो है वो बेचैन है कोई चीज को पाने के लिए, उसके डिजायर्स हैं जिसको उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। देखो पॉजिटिव डिजायर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव डिजायर्स भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या, कुछ डिजायर्स है, कुछ अटैचमेंट है कोई ऑब्जेक्ट से, उसको क्या करना है, उसको फुलफिल करना है, ठीक है, उसको पाने की उसमें क्या है, बहुत ज्यादा हाँ जुनून सवार है कि उस चीज को हमको पाना ही है, इसीलिए उसको क्या बोला है, रेस्टलेस, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, मुद या फिर क्या होता है, टॉर्पिड। इसका मतलब ये यहाँ पे जो आपका तमस गुण रहता है, वो एक्टिव रहता है। देखो तमस गुण अगर एक्टिवेटेड है मतलब क्या है, डार्कनेस, इग्नोरेंस, लेजीनेस, तुमको बताया था। तो देखो टॉर्पिड या फिर मुद, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई एक पर्टिकुलर, देखो 2 बच्चे हैं,
ठीक है, दोनों तैयारी कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एक क्या कर रहा है, एक जो है वो डेली पढ़ाई कर रहा है, कंसिस्टेंटली वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्च करने में अपना टाइम पास कर रहा है कि मुझे ऐसे नोट्स मिल जाए जहां पर मैं एक बार पढ़ूं और क्या हो जाऊं, क्लियर हो जाऊं। बात समझ में आ रहा है कि एक जो है वो डेली पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या करेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, और दूसरे को क्या चाहिए, एक बार में ही घड़ा भर लेना है, मतलब ऐसे नोट्स चाहिए उसको कि जिसके पढ़ के क्या हो, तुरंत ही वो ऑफिसर बन जाए ऐसे। तो जो दूसरा वाला इंसान है उसमें क्या है, टॉर्पेड या फिर मुद्द है, मतलब क्या है कि उसको शॉर्टकट चाहिए हर काम करने का, ठीक है, जहां पे दिमाग लगाना था उससे कहाँ पे लगा रहा है वो गलत। एक बात बताओ, अगर मैं आपको नोट्स दे दूं पूरे के पूरे कि लो इसी से ही पढ़ लेना, ठीक है, तो क्या आप एकदम अच्छे से उसको पढ़कर सच में पास हो जाओगे क्या? हाँ, अगर एक, अरे बाप रे कैसा रोते हैं, अगर मान लो आपको नोट्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसमें, नोट्स को सिर्फ निकालने में, और ऐसे नोट्स मिल जाए कि आप जो पूरा चीज को पढ़ पाओ, तो क्या ये पॉसिबल है हर एक चीज याद रखना? एक बार में पढ़ी हुई चीजें वो याद नहीं रहती, लेकिन वही अगर थोड़ी थोड़ी चीजों को डेली रिवाइज करते जाओगे तो क्या होगा, आपको लॉन्ग टाइम तक के याद रहेगा। बात समझ में आ रही? तो वो ही आपको क्या, मुद्ध या फिर टॉर्पेड वाला नेचर, मतलब यहाँ पे आपको जो तमस वाला जो पार्ट है या तमस वाले जो गुण है वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है, तमस गुण जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखो उसके बाद क्या है, विक्षिप्त या फिर डिस्ट्रैक्टेड, विक्षिप्त या फिर डिस्ट्रैक्टेड। अब बताओ डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्टेड है मतलब, हाँ ध्यान भटका, लेकिन कैसे ध्यान भटका, किस तरफ में ध्यान भटक सकता है? देखो यहाँ पे तुमको डिस्ट्रैक्टेड से ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई करना होगा लेकिन पढ़ाई ना कर रहा होगा, ऐसे लग सकता है, लेकिन वैसा डिस्ट्रैक्टेड नहीं। यहाँ पे आपका सत्व गुण जो है वो हाई है। देखो यहाँ पे आपका क्या था, तमस गुण जो था वो बहुत ज्यादा हाई, यहाँ पे आपका कौन सा गुण हाई है, सत्व गुण जो है वो हाई है, ठीक है, यहाँ के बारे में नहीं बोलता। देखो अगर तुम्हारा सत्व गुण हाई है, डोमिनेट कर रहा है वो दो और गुण को, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, डिस्ट्रैक्टेड तो है लेकिन पॉजिटिव वे में डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। देखो सत्व गुण एक्टिवेटेड है, इसका मतलब क्या है कि उसके में अच्छाई है, कुछ गुडनेस है ना, वो काम करना चाहता है लोगों के लिए, ठीक है। मान लो अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है और वो चाहता है कि मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज कोई पर्टिकुलर कॉलोनी वाले समझो फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहता है कि उनको क्या कर दूं मैं, जल्दी से जल्दी एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊं और उनका क्योर करवा दूं, वो सब जो है क्या हो जाए, एक डिसीज से मुक्त हो जाए। तो क्या है, वो क्या है, डिस्ट्रैक्टेड तो जरूर है, लेकिन कैसे डिस्ट्रैक्टेड है, अच्छे काम के लिए। यहाँ पर भी वो कैसा है, बेचैन ही है, लेकिन कैसा है वो, अच्छे काम के लिए। और यहाँ पे अगर मैंने रेस्टलेस की बात करी तो यहाँ पे वो किसके पीछे भाग रहा था, अपने डिजायर्स के लिए। तो देखो अगर डिजायर्स है तो मतलब कहीं ना कहीं सफरिंग है, और सफरिंग है मतलब दुख का कारण ही है वो, सफरिंग डिजायर, वो बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, एकाग्र या फिर कंसंट्रेशन, एकाग्र या फिर कंसंट्रेशन सबको पता है कि यू आर कंसंट्रेटेड, यू आर फोकस्ड फॉर समथिंग, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर एग्जाम की ही तैयारी करनी, तो आप जो हो सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम की तैयारी करें, आप जो हो डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं कि मुझे मैं ये भी कर लूँ या वो भी कर लूँ। बात समझ में आ रही है, यू आर फोकस्ड फॉर समथिंग, बात समझ में आ रही। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे योग भी करते हैं तो क्या चाहिए उसमें, कंसंट्रेशन, बोलते ना कि हम क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, है ना, एक साधना में बैठ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल दिमाग जितने भी सेंसेस है सबके सब क्या हो जाते हैं, एक सिंक में आ जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला है, एकाग्र, कंसंट्रेशन, मतलब यू आर फोकस्ड फॉर समथिंग, ठीक है। मूवी देख रहे हैं तो पूरा मूवी की तरफ में ध्यान है ना, बात करने में ध्यान नहीं, पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पढ़ाई में ध्यान, इसका मतलब यू आर फोकस्ड, यू आर कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, निरुद्ध या फिर रेस्ट्रिक्टेड, क्या होगा, निरुद्ध या फिर रेस्ट्रिक्टेड, बताओ। रेस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या, अपने आप को कन्फाइन कर लेना एक पर्टिकुलर चीजों में। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर आप यूपीएससी का तैयारी करें, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहेंगी, ठीक है, कोई आपसे कुछ पूछेगा तो क्या करोगे आप, अपने व्यूज दोगे, जो आपने पढ़ा हुआ है वो व्यूज को आप क्या करोगे, वहां पे जाके इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। मतलब कि आपने अपने आप को कन्फाइन किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है फॉर द थिंग्स यू आर लर्निंग, है ना। जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का एक मतलब और ले सकते हो कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, बाहर में जो भी हलचल हो रही है उससे आपको परेशान नहीं होना है। देखो एक एग्जाम्पल दिया था, लोग बाहर जा रहे हो तुम बाहर नहीं जा रहे हो, है ना, तो क्या किया आपने अपने आप को
रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना, यू हैव रेस्ट्रिक्टेड, क्यों? क्योंकि आपको बाद में क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो ये होता है चित्त की स्टेजेस। ठीक है, देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये भी होता है कि आपको बाहर की जो कहते हैं होने वाली हलचलें हैं, है ना, आपका माइंड और आपकी बॉडी इतनी ज्यादा सिंक में आ जाती है कि आपको बाहर में होने वाली हर एक गतिविधियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि योग में होता है एट द लास्ट। ठीक है, तो वही इसीलिए क्या बोला है उसको, चित्त का स्टेज, कि पहले तो रेस्टलेस थे, फिर टॉर्पिड भी थे, फिर डिस्ट्रैक्टेड, कंसंट्रेशन और फिर रेस्ट्रिक्शन। अगर देखोगे तो नीचे नीचे आते आते आपका क्या हो रहा है, माइंड और सोल का क्या होते जा रहा है, सॉरी माइंड और बॉडी का क्या होते जा रहा है, एक सिंक, एक कनेक्शन बनते जा रहा है। ठीक है, आपके जो सेंसेस है उसमें आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल काबू, स्थिर होना, स्टैटिक होना। बात समझ में आ रही है? चित्त क्या है वो समझ में आ गया। और स्टेजेस ऑफ चित्त, मैम बोलो। मैम फर्स्ट और सेकंड फिर से समझा बता देंगे क्या? हाँ हाँ बता देंगे। देखो सबसे पहले क्या है, रेस्टलेस, और दूसरा क्या है, टॉर्पिड। ठीक है, रेस्टलेस मतलब क्या होता है, भागा भागी, कोई चीज को पाना है, कोई चीज को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपके कोई डिजायर्स है, कोई वर्ल्डली अटैचमेंट है, उसको पाने के लिए जब आप काम करते हो तब उसको बोलते हैं क्या, शिफ्ट या फिर रेस्टलेस। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है आपका, मुद्द या फिर टॉर्पिड। यहाँ पे जो आपके तमस वाले जो गुण रहते हैं वो बहुत ज्यादा ही एक्टिवेटेड रहते हैं। इसका मतलब ये कि डार्कनेस या फिर बोल सकते हो इग्नोरेंस वाला पार्ट आपका एक्टिवेटेड रहेगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर इंसान रहेगा, दो बच्चे हैं, दोनों जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक जो रहेगा वो डेली डेली पढ़ रहा है, और दूसरा क्या सोच रहा है कि बस मेरे को ऐसे नोट्स मिल जाए कि मैं एक बार में क्लियर कर लूं। ठीक है, तो जो दूसरा वाला बच्चा है उसमें क्या है, तमस गुण एक्टिवेटेड, उसको क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए टू क्लियर द एग्जाम, उसको बिल्कुल भी मेहनत तो करने का मन ही नहीं है, तो उसको बोलते क्या, मुद्द या फिर टॉर्पिड। बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब देखो, अब ये मॉडिफिकेशन कैसे आ सकता है आपके चित्त में, बोला ना चित्त में मॉडिफिकेशन होना मतलब क्या हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा। तो देखते हैं मॉडिफिकेशन कैसे आता है। देखो जब तक के चित्त था, इसका मतलब क्या है कि आपका जो तीन, जो बुद्धि थी, है ना, जो मन था और जो अहंकार था, वो तीनों से मिलके क्या बना था, चित्त बन रहा था। लेकिन अब जैसे ही मॉडिफिकेशन आएगा आपके चित्त में, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक गुण जो है उसमें डोमिनेट, या बुद्धि कभी डोमिनेट करेगी, या कभी आपका कौन सा होगा, मन डोमिनेट करेगा, या कभी आपका अहंकार डोमिनेट करेगा, तभी आपके में क्या आएगा, मॉडिफिकेशन। और अगर चित्त का मॉडिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, वीरती बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जो 5 स्टेजेस थे उसको क्या बोलते थे हम, चित्त भूमि। ठीक है ना, भूलना मत। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, चित्त का मॉडिफिकेशन कैसे हो गया, फिर चित्त में बदलाव कैसे आएंगे। सबसे पहले क्या है, प्रमाण। प्रमाण मतलब 6 प्रकार के प्रमाण है, ऐसा पढ़ाया था तुमको, टाइप्स ऑफ प्रमाण। क्या है प्रमाण, क्या होता था प्रमाण? प्रमाण मतलब क्या, आपको कोई रिजल्ट चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए, आप कैसे मानोगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सत्य है कि नहीं है। तो प्रमाण मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो बाबा, कौन सी क्लास चल रही है बाजू में, सर की है। ठीक है, देखो प्रमाण मतलब क्या, एक आउटपुट, है ना। तो देखो सपोज वापस से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक
ठीक है, कोई आए और वो पूछे कि अरे आप तो तैयारी कर रहे थे ना, क्या हुआ आपका? बोलते हैं लोग, है ना, अरे आप तो तैयारी कर रहे थे ना, क्या हुआ आपका? तो उनको क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, है ना, उनको क्या चाहिए? एक रिजल्ट चाहिए कि अगर यू आर क्या, यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताइए आपका रिजल्ट क्या हुआ। एक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं, है ना। दूसरे प्रकार के लोग कैसे बोलते हैं? तैयारी अच्छी चल रही है, पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, ऐसा बोलते हैं। तो जो ऐसा बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, तैयारी अच्छी चल रही, वो क्या है? बड़े ही अच्छे लोग हैं, है ना। और जो आपके प्रमाण को मांग रहे हैं, जिनको हर चीज में क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वो कैसे लोग हैं? बुरे लोग नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको, देखो जैसे चारवाक फिलोसफी थी, उसमें प्रमाण ने सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को माना था, जो मैं देखूंगा वही सत्य। तो यहाँ पे भी आप मान सकते हैं ना कि अगर प्रमाण है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट को देख रहे हैं, वो पीछे का स्टेज नहीं देख रहे हैं कि कितना एफर्ट या फिर कितना हार्डवर्क आपने किया था। बात समझ में आ रही है कि क्यों उनको बोल रहे हैं? हाँ, प्रमाण मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट से मतलब है आपको। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एक ये बात हो गई, दूसरा क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का, मतलब उनको रिजल्ट चाहिए कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उनको डायरेक्टली दे आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, ठीक है, उनको पीछे के एफर्ट से आपके मतलब नहीं है। बहुत कम ही लोगों को मतलब होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो क्या है आपका? क्या? प्रमाण। बात समझ में आ रही? प्रमाण इज द रिजल्ट विच यू से, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या है? विपर्याय, ठीक है, विपर्याय, इससे क्या समझ रहे हैं? विपर्याय मतलब किसी ने कुछ सुना है क्या? विपर्याय का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। मैम कुछ ऐसा रॉन्ग आइडिया जैसे, हाँ एरर या रॉन्ग आइडिया। हाँ, विपर्याय को बोल सकते हैं आप रॉन्ग कॉग्निशन या फिर रॉन्ग, हाँ, रॉन्ग आइडिया बोल सकते हैं। देखो रॉन्ग आइडिया मतलब, रॉन्ग आइडिया मतलब रोप है, रोप को आप सांप समझ रहे हैं, गलत प्रिडिक्ट कर देना कुछ चीज को। वही चीज। विपर्याय मतलब क्या? रॉन्ग कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब क्या होता है? कॉग्निशन मतलब किसी को पता है? कॉग्निशन मतलब क्या होता है गुरप्रीत? प्रिडिक्शन जैसा। हाँ, प्रिडिक्शन या फिर समझ या फिर क्या बोलते हैं, मेमोरी, जिसको बोलते हैं कॉग्निशन, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स या याद रखने की क्षमता। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जो विपर्याय है वो क्या है? रॉन्ग कॉग्निशन। रस्सी थी, आपने क्या समझ लिया? ये है क्या? विपर्याय। बात समझ में आ रही? रॉन्ग कॉग्निशन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? विकल्प। देखो ये जो आपका प्रमाण है ना, वो राइट कॉग्निशन भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका विपर्याय है वो कैसा है? रॉन्ग कॉग्निशन। प्रमाण क्या था? ऑलमोस्ट योर रिजल्ट, ठीक है। अब देखो विकल्प मतलब क्या हो सकता है? विकल्प मतलब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो कैसे कि मान लो सपोज यू हैव टू गिव द एग्जाम, ठीक है, आज आपका होने वाला है 2 टेस्ट, ठीक है। पहले टेस्ट में मान लो आपने क्या कर दिया? 10 नंबर का छोड़ दिया। आप क्या सोचोगे? कि दूसरे में बहुत अच्छा करूंगा, है ना। तुरंत आपके पास एक विकल्प आ जाता है। आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मेरा 10 नंबर का छूट गया, डायरेक्टली यू हैव एन ऑल्टरनेटिव कि मेरे को दूसरे में अच्छा करना है ना। बात समझ में? तो ये क्या होता है आपका विकल्प, कि आपके पास क्या है? ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। जैसे कि जैसे ही आपने बादल को देखा एकदम काला हो गया, तो आपको क्या लगेगा? पानी गिरेगा, ठीक है। ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा आगे गए, खेतों को पूरा का पूरा गीला देखा, खेतों को गीला देखा, उसका मतलब आपका पहले ही प्रेडिक्शन कि यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश हुई है। मतलब हर चीज में आप क्या देख रहे हैं? विकल्प देख रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि आप इस चीज में फोकस नहीं कर रहे हैं कि जो आपका फील्ड है वो गीला है, आप किसके ऊपर में डायरेक्ट अनुमान लगा दे रहे हैं कि क्या बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई होगी, या फिर एग्जाम में एक बार छूट गया तो दूसरे बार में नहीं छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही? अब उसके बाद क्या है? निद्रा। निद्रा मतलब, स्लीप, सोना। हाँ, निद्रा मतलब एक्चुअल में स्लीप होता है, जो कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे निद्रा का मतलब क्या है? कि आपके जितने भी पास्ट में बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है, वो सब को आप क्या करना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो। और छोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? सो जा रहे हो। बात समझ में आ रही? कि पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंस, जैसे कि मान लो 2 टेस्ट हुआ और जो दोनों टेस्ट है मान लो दोनों ही बिगड़ गया आपका, ठीक है, तो क्या होता है? दिमाग में वो सब बातें चलते रहती है, घर जाओगे तो भी वही सब बातें चलती रहेगी, चलती ही नहीं चलती। तो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, उस चीज को भुलाने के लिए आप क्या करते हो? बेस्ट रेमेडी, सो जाते हो। तो वो है आपकी क्या? निद्रा। फिर आएगी कौन? स्मृति। बोलेगी अरे अरे तूने तो गलत पेपर डाला है,
है ना, तूने तो 20 नंबर का छोड़ के आ गया। तो ये है आपकी मेमोरी जो आपको बार बार याद दिलाते रहती है कि अरे तूने तो छोड़ कर आया था। फिर इंसान किस में, सफरिंग में, दुख, वापस दुख। बात समझ में आ रही है कि मॉडिफिकेशन, अगर चित्त में मॉडिफिकेशन हुआ, कोई भी एक पार्ट में अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या हो सकते हैं, ये सब आपको स्टेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। एक है आपका प्रमाण, एक है आपका क्या, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। बात समझ में आए कि जो निद्रा है वहां तो आप सब चीज क्या है छोड़ के चले गए थे सोने के लिए, लेकिन स्मृति जो मेमोरी है वो क्या करती है, पास्ट की चीजों का बार बार याद दिलाती है कि मेरे से ये हो गया, या मेरे से ये गलती हो गई, या मैंने एग्जाम में इतना क्वेश्चन छोड़ दिया। बात समझ में आ रही? विपर्याय मतलब डाउट भी होता है ना, डाउट मतलब वही है ना, रस्सी को तुमने क्या समझा, सांप समझ लिया। क्या हो गया, सांप को रस्सी समझ लेते हो क्या? तो फिर हाँ पता नहीं, हमने तो देखा नहीं कभी ऐसा कुछ। चलो, अब क्या है, काइंड ऑफ कलेश। अब मॉडिफिकेशन जैसे ही होगा आपके चित्त में तो लाइफ में क्या आने लगेंगे, कलेश। पहले स्टेजेस बताया, स्टेजेस मॉडिफाई कैसे हो रहे हैं वो बताया, और एक बार अगर मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो आपके में क्या आ जाएगा, कलेश स्टार्ट हो जाएगा। कलेश मतलब क्या, डिस्टरबेंस, है ना। अभी तक के योग की जो बात कर रहे थे कि माइंड और बॉडी कैसे है, एक सिंक में है। ओहो, लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी तक की सब बातें क्लियर है? नंदिनी, प्रतिमा, पुष्पेंद्र, मिताली, गुरप्रीत, ईच एंड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, यहाँ वाले बच्चे ठीक है। अब देखो काइंड ऑफ कलेश। कलेश क्या है भैया, जब ये चित्त है और आपका चित्त क्या हो गया है, डिस्टर्ब हुआ है। मॉडिफिकेशन अलग होता है, डिस्टर्बेंस अलग होता है, पता है ना। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, फॉर्म चेंज होना, ठीक है। डिस्टर्ब हो जाना मतलब पूरी तरीके से वो बदल ही जाना, चेंज हो जाना, ठीक है। अब देखो काइंड ऑफ कलेश में क्या है, अगर आपका चित्त था, चित्त जो है 5 स्टेजेस थे जिसको हम क्या बोल रहे थे, चित्त की भूमि, ठीक है। उस चित्त भूमि के अंदर में याद करो क्या क्या था, यस, हाँ हाँ हाँ, और निरुद्ध, ठीक है। देखो स्टेजेस ऑफ चित्त में क्या थे, पहले शिफ्ट, शिफ्ट मतलब रेस्टलेस, ठीक है। मुद्द मतलब टॉर्पिड, विक्षिप्त मतलब डिस्ट्रैक्टेड, एकाग्र कंसंट्रेशन, निरुद्ध रेस्ट्रिक्टेड। अब उसका क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब वो हिला ढुला, थोड़ा हिला ढुला तो कौन कौन से निकले, प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। अब पूरी तरीके से ही अगर डिस्टरबेंस आ जाए उसमें, है ना, पूरी तरीके से अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ कलेश। जैसे कि अगर कोई भी चीज को ले लो, एटम से सपोज, ठीक है, या फिर देखो पजल, पजल खेला है सबने, ठीक है। पजल था, पजल में कैसा रहता है, आपको सेट करने का रहता है ना, एक दूसरे से जोड़ने का रहता है, ठीक है। तो अगर वो स्टेज ऑफ चित्त में है, मतलब क्या वो चित्त में है, मतलब क्या होगा, पजल पूरा क्या है, वेल अरेंज्ड है, ठीक है। आप क्या करा कि उस पजल में आपने क्या करे, एक दो ठोक जो पीस थे उसको उल्टा सीधा लगाया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है उसका शेप जो है वो थोड़ा बदल जाए, लेकिन डिस्टर्ब्ड हो गया है, काइंड ऑफ कलेश आ गया, मतलब कि पूरा का पूरा पजल ही ऊपर नीचे हो जाना। मॉडिफिकेशन मतलब एक दो चीजों में चेंज, ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस मतलब कंप्लीटली चेंज, ठीक है। अपन भी मॉडिफाई करते हो ना, मॉडिफिकेशन सुना है? तो मॉडिफाई मतलब क्या होता है कि आपने उसको एक नया फॉर्म दिया है, लेकिन डिस्टर्ब हो गया मतलब कि उसका जो अंदर का जो मेन मसाला था वही क्या हो गया, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, या फिर बदल गया पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काइंड ऑफ कलेश की बात करोगे तो सबसे पहले क्या है, अविद्या। सेम पढ़े हम लोग, अविद्या या फिर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मैंने तुमको क्या बताया था, अविद्या फिर इग्नोरेंस मतलब क्या बताया था, कि तुम झूठ को सच मानने लगते हो, ठीक है। तुमको राइट नॉलेज के बारे में पता
है ही नहीं। और यही इग्नोरेंस आपका क्या होता था, रीजन फॉर योर रीबर्थ। याद है तुम लोग को कल पढ़ाया था सबसे पहले इग्नोरेंस, प्रीडिस्पोजिशन, कॉन्शियसनेस, फिर हाँ कॉन्शियसनेस के बाद नेम एंड फॉर्म, याद है ना पूरा चीज, वही है। ठीक है, तो इग्नोरेंस से वहां पे स्टार्ट हो रहा था कि आपकी सफरिंग क्यों है, आपके इग्नोरेंस की वजह से। क्या सही क्या गलत आप फर्क ही नहीं कर पा रहे, झूठ को भी आप सत्य मान रहे। आप क्या मान रहे हैं कि आपका शरीर जो है और जो आत्मा है वो क्या है, अलग है। क्योंकि आपने ये माना तो आप क्या करते हो, वर्ल्ड के जो अटैचमेंट है, वर्ल्डली जो बॉन्ड्स है उससे क्या होने लगते हो, अट्रैक्ट, मोह माया राग द्वेष सब आ जाता है। फिर बात समझ में। और इसीलिए जैसे ही सेंसेशन हुआ, एक कांटेक्ट हुआ, एक थ्रस्ट, एक डिजायर बढ़ा, मतलब वापस से क्या होगा, लाइफ और बर्थ और डेथ। बात समझ में। तो यहाँ पे भी क्या बोले, काइंड ऑफ कलेश में सबसे पहले अविद्या, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हो रहा है मतलब कि उसको चीजों का राइट नॉलेज उसको है ही नहीं, जो भी पता है सब क्या पता है, उल्टा ही पता है। बात समझ में आ रही, वो है क्या, इग्नोरेंस, अविद्या। अस्मिता मतलब जो अहंकार और जो अस्मिता है वो एक है, ईगोस्टिक। अगर आपने एक बार मान लिया कि आप जो हो वर्ल्ड से अलग हो, मतलब आपके में कौन सी फीलिंग आ जाती है, आई वाली फीलिंग। बताई थी कल कि आप जो हो प्रीडिस्पोजिशन में, अगर याद होगा, या फिर मैंने तुमको क्या बताया था, ईगोस्टिक हो गए, मतलब कि क्या आपके में आई वाली फीलिंग कि मैं तो दुनिया से अलग हूँ, इसीलिए मैं कैसा हूँ, ऐसा हूँ। ठीक है, मेरे में ये गुण है, मतलब आप कैसे हो गए, अस्मिता मतलब ईगोस्टिक हो जाना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो राग है और फिर द्वेष है। राग को पता है क्या बोला जाता है, राग को बोला जाता है, राग को प्रेम बोलते हैं ना। अच्छा, राग को पता है क्या बोलते हैं, वैक्स ऑफ योर ईयर। आपके ईयर्स में जो वैक्स रहता है ना, उसको बोलते हैं राग। कि हमेशा वो देखना, वैक्स जो आपके ईयर से स्टिक रहता है ना, कान का जो मेल रहता है वो आपके कान से क्या होता है, स्टिक रहता है, वैसे ही ये राग है। ठीक है, अगर किसी को अच्छा अच्छा सुनने की आदत है, ठीक है, तो हमेशा उसको अच्छा ही सुनना अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है। अगर एक भी बार उसके खिलाफ बोल दिया ना तो उसको शक्ल देखने लायक हो जाता है। तो ये होता है राग, कोई चीज से प्यार। कि अगर आपने अच्छा सुनने की आदत है, इट मीन्स अच्छा अच्छा बोलो तो सब बहुत अच्छा है, ये है क्या, राग। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द्वेष। द्वेष मतलब, द्वेष मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, ए लाइन कैसी है, रियल लाइफ एग्जांपल, ए लाइन कैसी है, बड़ी है, बी लाइन कैसी है, छोटी है। ठीक है, अब छोटे वाले को बड़ा करना है अपने आप को, उसको ए से compete करना है। मैं बोल रही हूँ बी, तू ए से बड़ा होके दिखा। दो लोग हैं, दिमाग कैसे कैसे चल सकते हैं, B1 और B2 दो लोग हैं। ठीक है, एक स्टिक है उनके पास। ठीक है, उनको जो है ए के जितना या फिर ए से बड़ा होना है, वो कैसे होंगे, गुड। देखो दो अगर हैं, B1 और B2 हैं, एक हो सकता है वो क्या करे, उसी को काटने में लग जाए। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, अपनी लाइन को इतनी लंबी बढ़ा देगा कि सामने वाले की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। बात समझ में है। तो द्वेष मतलब क्या, कि मैं तो जमीन में ही हूँ, जो आसमान में जा रहा है उसको भी खींच के क्या कर दूंगा, जमीन में ला दूंगा। ये होता है क्या, द्वेष। मतलब खुद तो आगे बढ़ नहीं रहे और दूसरे की भी बढ़ोतरी को देख पा नहीं रहे, ये होता है द्वेष। बात समझ में। और ये रियल लाइफ का एग्जांपल है कि लाइफ में अगर तुमको भी आगे बढ़ना है तो सामने वाले को काटने पर मत भागो, अपनी लाइन इतनी बड़ी करो कि सामने वाला अपने आप छोटा हो जाए। छोटा किस किस सेंस में करना है, हाँ, पॉजिटिव सेंस में छोटा करना है। हमें दूसरों से आगे निकलना है। कैसे आगे निकलना है, कर्म कैसे रहने हैं हमारे, सही रहने। इसीलिए क्या बात करते हो हमेशा, हेल्दी कंपटीशन। बात समझ में आई। अपनी लाइन इतनी लंबी करोगे कि सामने वाले की अपने आप छोटी हो जाए, ना कि अपनी सामने वाले की लाइन को काटने में लग जाओगे कि उसको कैसे नीचे करो। क्योंकि कर्मा रिटर्न है, पढ़ा ना फिलोसफी में, जो कर्म करोगे वो रिपीट होके तुमको वापस आने वाले। अच्छे कर्म करोगे तो द्वेष, समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अभिनिवेश मतलब फियर ऑफ डेथ, मरने का। क्या फियर मतलब डर, भय। हर वक्त मरने का क्या होता है, डर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिनिवेश। बात समझ में आ रही कि ईच एंड एवरी टाइम क्या रहेगा, फियर रहेगा, है ना। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो सबसे पहले क्या आता है कि कहीं मैं चला ना जाऊं।
है ना, ऐसे याद है हमको, तो वही याद है, कहीं मैं चला ना जाऊं, है ना। तो ये क्या है, अभिनिवेश मतलब फियर ऑफ डेथ, ये डर जो है आपको सता रहा है, वो भी किस चीज का डर, मृत्यु का डर। इसीलिए जब आप साल्वेशन या फिर मोक्ष की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी प्रकार का कोई डर रहता ही नहीं है। संन्यास में बताया था तुम लोग को, गृहस्थ आश्रम जब पढ़ रहे थे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो सन्यासी को कभी भी ये चीज का डर नहीं रहेगा कि उसका डेथ होने वाला है। बात समझ में आ रही, वही है। तो देखो कलेश कैसे कैसे हुआ, समझ में आया, है ना। नेगेटिव पार्ट्स है ना, अविद्या, इग्नोरेंस आए तो भी प्रॉब्लम, इगोइज्म आए मतलब अस्मिता है तो भी, राग आए तो भी, द्वेष आए तो भी, और अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ। बात समझ में आई। पहले स्टेजेस ऑफ चित्त थे जिसको क्या बोलते हैं, चित्त भूमि, फिर मॉडिफिकेशन को क्या बोले, वृत्ति, अब लास्ट में क्या है, कलेश के प्रकार। कलेश हो रहा है इट मींस डिस्टर्बेंस हो गया है ना। डिस्टर्बेंस किसमें आ गया, आपके मन में भी हो गया, आपकी बुद्धि में भी हो गया, और अहंकार में भी हो गया, सब चीज में हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, तुलसी? यस मैम। ठीक है ठीक है। अरे अब देखो उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, देखो ये तो बता दिया कि भैया मॉडिफिकेशन होता है, ये भी बता दिया कि कलेश हो रहा है, ठीक है। तो अब साल्वेशन का तरीका क्या है, साल्वेशन का कोई तरीका भी तो बताना पड़ेगा। अभी तक के तो पूरी बात कैसी चल रही थी कि ये दुख है हमारे पास, है ना, अब दुख का निवारण भी तो करना है, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बुद्धिज्म में दुख निरोध मार्ग, पाथ ऑफ साल्वेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अष्टांग मार्ग। यहाँ पे क्या है, अष्टांग योग, ठीक है। ओ बाबा, फिर कोई रोया। सबसे पहले है यम, यम नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चलो ये जो आपको क्या बताएं, अष्ट योग, मतलब ये 8 प्रकार के योग आपको बताए गए हैं कि अगर आप इसे करेंगे, है ना, तो क्या हो सकता है आपको अल्टीमेट, हाँ, क्योंकि एट लास्ट अगर जितनी भी इंडियन फिलोसफी देखोगे तो सबका जो है वो अल्टीमेट गोल है क्या, वो है क्या, मोक्ष की प्राप्ति, सबको पता है ना। हाँ, तो देखो स्टार्टिंग भी होती है सबकी सफरिंग से, सब में निरोध का कारण भी बता देंगे और मार्ग भी बता देंगे कि एट लास्ट हमको मोक्ष की ही प्राप्ति चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है आपका यम, यम का मतलब क्या होता है पता है, इटर्नल गोज, बताते हैं। इटर्नल, इटर्नल मतलब बहुत बार हो चुका है, वोज मतलब वचन। देखो यहाँ पे यम का मतलब क्या होता है कि आपको बताया गया है कि आपको दूसरों को कैसे ट्रीट करना है या फिर आपको किन किन चीजों से बचना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पंच महाव्रत की बात करते हैं, ठीक है, अहिंसा में क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस, मतलब आपको हिंसा से बचना है, ठीक है। फिर क्या है, सत्य, मतलब आपको झूठ से बचना है, ठीक है। फिर क्या है, अस्तेय, चोरी करने से बचना है। फिर अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा वेल्थ को अकोमोडेट
नहीं करनी। और फिर ब्रह्मचर्य, बात समझ में आई कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी नेगेटिव चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, या फिर आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा रहना चाहिए। जैसे अहिंसा की बात कर ले, नॉन वायलेंस की, तो मैंने क्या बोला था कि वायलेंस सिर्फ और सिर्फ या कर्म सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल नहीं होता, वो मेंटली भी होता है। ठीक है, तो आपको अपने दिल दिमाग मतलब मन वचन और काया तीनों चीजों से आपको क्या नहीं करना है, सामने वाले को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा क्या बोलना है, सत्य। ऐसा नहीं कि सामने से तो बनावटी सत्य बोल दिया लेकिन अंदर में सब झूठ ही झूठ है, दाल में कुछ काला है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी है दाल हमेशा येलो ही होनी चाहिए। बात समझ में आई, येलो ही तो होती है ना भाई दाल। हाँ, तो ये यम मतलब क्या है, हाँ यम मतलब क्या है, इटर्नल वोज, मतलब ये कौन कौन सी चीजें जिससे आपको बचना है। तो इसमें इसके अंदर में क्या है, आपका पंच महाव्रत, ठीक है, आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, नियम। नियम मतलब क्या समझ रहे हो, नियम कानून मतलब कि खुद का इनर डिसिप्लिन बोलो, है ना, कि आपका इनर डिसिप्लिन, या फिर बोल सकते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरों को आपको कैसे ट्रीट करना है ना। इनर डिसिप्लिन, जैसे तुमको उस दिन बताया था क्या, इंटीग्रिटी के बारे में, अनब्रेकेबल बॉन्ड, याद है तुमको। अनब्रेकेबल क्यों बोला था, या अनब्रेकेबल एथिक्स होता है वो, क्यों होता है, क्योंकि वो कोई देखे चाहे वो ना देखे, उसका वो सिद्धांत है तो वो उसी चीज को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे नियम, या फिर इसको बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेंस, मतलब कि ये कि आपका इनर डिसिप्लिन आपके जीवन से रिलेटेड या आपके सिद्धांत क्या है ना। सबके अपने अपने डिसिप्लिन रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज है। देखो इसमें भी सबसे पहले क्या आता है, प्योरिटी, लिखते जाएंगे ना। सबसे पहले क्या आता है, नियम के अंदर में क्या आ रहा है, प्योरिटी। प्योरिटी मतलब क्या, स्वच्छ। हम्म? इसके अंदर में क्या आया था आपका, चलो जब रिकॉल करवाऊंगी तब देखो। नियम में सबसे पहले क्या आ रहा है, पहले लिख लो, प्योरिटी या फिर स्वच्छ, कंटेंटमेंट या फिर संतोष। लिख दूं क्या, लिखूं। यहाँ पे पता चल गया ना, पंच महाव्रत। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख रही हूँ, प्योरिटी स्वच्छ, कंटेंटमेंट संतोष, जिसको स्वच्छ, ऑस्टेरिटी, तपस और सेल्फ एजुकेशन। देखो आपका जो नियम है, ऑब्जर्वेंस है, उसके अंदर में क्या आ रहा है, सबसे पहले प्योरिटी स्वच्छ, स्वच्छ ऐसे लिखा जाता है, कंटेंटमेंट संतोष, ठीक है, फिर ऑस्टेरिटी तपस, और फिर क्या है, सेल्फ एजुकेशन स्वाध्याय। एक और है, ईश्वर परिनिधान, लिख लो, ईश्वर परिनिधान या फिर डिवाइन अवेयरनेस ऑफ डिवाइन। देखो नियम से आपको क्या बताया, नियम मतलब जो इनर डिसिप्लिन एक इंसान के अंदर में होना चाहिए, या फिर आपको दूसरों को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, प्योरिटी या फिर स्वच्छ। प्योरिटी से मतलब क्या, या फिर स्वच्छ से मतलब क्या, कैसी स्वच्छता, बाहर की सिर्फ कि अंदर की भी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की क्या चाहिए आपको, स्वच्छता चाहिए, कि आपका मन भी पवित्र रहे, है ना, आपका जो मन है वो भी पवित्र है, और आपकी जो बॉडी है वो भी पवित्र, क्योंकि मन तो अंदर है, बॉडी क्या है, दिख रही है, शोएबल है, और साथ ही साथ आसपास की जो सराउंडिंग है वो भी कैसी है आपकी,
क्लीन है। तो प्योरिटी से मतलब होता है कि मन और तन दोनों की शुद्धता। तो देखो मन और तन दोनों अगर शुद्ध है तो कहीं ना कहीं है कि डिसिप्लिन है आपके में, एक इनर डिसिप्लिन है आपका, है ना, जिसके बेसिस पे या फिर कुछ सिद्धांत है जिसके बेसिस पे आप चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा उसमें क्या है, कंटेंटमेंट या फिर संतोष, संतोष या फिर संतुष्टि जिसको बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। मतलब देखो कल जो प्रतिमा ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं टॉप 10 के अंदर में, है ना, क्या गोल था, टॉप 10 के अंदर में आना, अगर नहीं आए तो क्या हो जाएगा, वहां पे सफरिंग कॉज होगा। मैंने क्या बोला था आपको, कैसे देखना है चीजों को कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा, भले अगर आपकी रैंकिंग कम भी आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, और एफर्ट्स लगा सकते हो, डबल एफर्ट्स लगा सकते हो कि मुझे अब अपनी रैंकिंग बढ़ानी है ना, अपना स्तर को ऊंचा करना है। लेकिन अगर पहले ही बार में ये ठान लिया कि 10 के अंदर आना है और सपोज अगर निकले ही नहीं, है ना, तो क्या हो गया, हाईली डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि गोल तो हाई था, है ना, और हर किसी का जो क्या होता है मोटिवेशन का लेवल होता है भैया वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अपन को क्या सेट करना है कि एटलीस्ट पहले एक पायदान को सेट करो, एक पेडिस्टल चाहिए आपको लाइफ में कि वहां तक के मेरे को रीच करना है। ठीक है, अगर उसे थोड़ा नीचे भी रीच करे तब क्या करोगे, वापस से जंप अप करोगे, रिबाउंड्स जिसको बोलते हैं, है ना, कि हमको वापस उठना है और वापस से और ज्यादा मेहनत करना है। बात समझ में आ रही। तो ये है आपका क्या, कंटेंटमेंट या फिर संतोष, मतलब आपको सेटिस्फाइड रहना है, जो भी चीजें आपके पास में है उससे आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो, संतोष हो। बात समझ में आ रही, सेटिस्फाइड रहना, क्योंकि अगर इंसान सेटिस्फाइड रहेगा तो उसका क्या होगा, मन जो है वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। और अगर संतोष ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हमेशा भागते रह जाओगे, फिर चाहे कितनी ही चीजें क्यों ना मिल जाए। बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या, ऑस्टेरिटी या फिर तपस, जिसको तपस्या भी बोलते हैं। इसका मतलब ये कि आपको इतनी तो तपस्या करना है, इतना तो तप करना है कि आपका माइंड बॉडी सोल सबका सब क्या हो, शांत हो या फिर क्लीन रहे। बात समझ में आ रही है कि हमको एकदम ज्यादा सेंट के जैसे जो साधु संत होते हैं उनके जितना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतनी तो तपस्या कर सकते हैं कि हमारा जो दिल दिमाग है वो सबका सब क्या रहे, एक सिंक में रहे, कोई भी जो है वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो। बात समझ में आ रही है कि क्यों तपस्या के बारे में बोला है, ताकि आपका दिल और दिमाग क्या रहे, एक सिंक में रहे, है ना। मेंटल जो पीस होता है ना, जो हम बोलते हैं मेंटल पीस, क्या बोलते हैं उसको, मानसिक मानसिक शांति, मेंटल पीस, वो होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है, सेल्फ एजुकेशन, स्वाध्याय। सेल्फ एजुकेशन या फिर स्वाध्याय मतलब चीजों को पढ़ने का। देखो जैसे कि अगर सपोज आपके घर में बुक्स आई हुई है ना, कभी भी आपको फ्री टाइम मिले, भले आप एक पेज पढ़ोगे लेकिन आप क्या करोगे, चीजों को पढ़ोगे। जैसे आपको खाली टाइम मिलेगा तो आप भी पढ़ते हो ना, क्यों, क्योंकि सेल्फ एजुकेशन, आप खुद चाहते हो कि आपको चीजों का ज्ञान हो। जो भी आपकी फेवरेट चीजें रहती है, अगर उसको गूगल करना है तो आप गूगल भी करते हो, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ एजुकेशन। ठीक है, अगर आप अपने धार्मिक स्थान में भी जाते हो तो वहां पर भी स्वाध्याय होता है ना, जैसे प्रवचन टाइप, देखा है कभी, सुना है कभी, प्रवचन होता है, क्यों, क्योंकि वो भगवान की वाणी बताते हैं वहां। तो वही होता है स्वाध्याय या फिर सेल्फ एजुकेशन, मतलब आप जो हो चीजों को पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, ताकि क्या हो, आपको चीजों, हर एक चीज का नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए। और फिर उसके बाद क्या बताया था, ईश्वरीय, क्या था, हाँ, मतलब कि क्या, कि एक जो डिवाइन है उसका अवेयरनेस है कि वी आर डिवोटेड टू द गॉड, भगवान है और भगवान को हम डिवोटेड है, हमें उनकी भक्ति करना है, ऐसा वाला कंसेप्ट है। या फिर जो भी चीजों को आप डिवाइन या फिर दैव्य मानते हैं उस चीजों के बारे में। ठीक है, तो इनर डिसिप्लिन में 5 चीजें समझ में आई। सबसे पहले प्योरिटी, जो कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की होगी। कंटेंटमेंट, संतोष या फिर सेटिस्फेक्शन, जो भी चीजें उसमें आपको क्या रहना है, यू शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑस्टेरिटी या फिर तपस, मतलब इतना तो तप करना है कि हमको क्या हो, माइंड बॉडी सोल सबका सब एक सिंक में हो, है ना, मेंटल पीस मेंटेन रहे। फिर उसके बाद क्या है, सेल्फ एजुकेशन, जो कि क्या है, स्वाध्याय। और फिर अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन। अब उसके बाद क्या है, आसन या फिर योग आसन। योग आसन सबको पता है क्या होता है, हाँ, पोस्चर्स जो होते हैं उसको आसन बोलते हैं ना, अलग अलग जो पोस्चर्स होते हैं, है ना, उसको आप क्या बोलते हो, आसन बोलते हो। तो योग आसन क्यों करना है, योग क्यों करना है, बताया था फर्स्ट में, क्यों योग करना है, फिजिकल एंड मेंटल अवेयरनेस या फिर मेंटल वेलबींग जिसको आप बोलते हैं, है ना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, थेराप्यूटिक इन नेचर, और साथ ही साथ क्या है, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, स्टिलनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी, है ना, 5 इंद्रियों भी क्या हो जाती है उसमें, स्टिल हो जाती है। तो यही सब चीज क्या है, योग के आसन है। बात समझ में आई कि डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्चर्स आप करते हैं सो दैट आपका क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसमें और कुछ समझाने की आवश्यकता। फिर उसके बाद देखो क्या है, प्राणायाम।
प्राणायाम मतलब, प्राणायाम से क्या समझते हैं? ब्रीथिंग कंट्रोल। प्राणायाम क्या बोलते हैं उसको? अनुलोम और विलोम, है ना। इनहेलेशन करते हैं, पहले सांस लेंगे, थोड़ा देर तक के रिटेन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। देखा है, सुना है ना। तो ये सब क्या है? प्राणायाम की प्रक्रिया, आपके ब्रेथ को काउंट करना है। देखना, जब भी आप नर्वस रहेंगे, ठीक है, या आप एंगर में रहेंगे, गुस्सा आएगा, या फिर आप शांत रहेंगे, आपकी ब्रीथिंग रेट भी चेंज होते जाती है। गुस्सा आएगा तो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। वहीं पे शांत रहोगे तो ब्रीथिंग रेट थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका क्या? प्राणायाम, आपके ब्रेथ की एक्सरसाइज, ठीक है। कि आप जो हो, आपकी ब्रीथिंग किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है? आपके आपके बिहेवियर के ऊपर में। बात समझ में आ रही है? तो वो सब चीजें प्राणायाम। अब देखो, अब क्या लिखा है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब, प्रत्याहार मतलब देखो, प्रत्याहार मतलब ये होता है कि आप प्राणायाम इस तरीके से कर रहे हैं, आपका जो योग आसन है वो इस तरीके से है कि आपका बॉडी और आपका सोल क्या है? एक कंसंट्रेशन, एक स्टिलनेस में आ गया है। तो मैंने क्या बोला था कि आपके आजू बाजू में कोई भी चीजें हुए, आपको फर्क नहीं पड़े। ना आप कोई चीज को स्मेल कर रहे हैं, ना आप कोई चीज को टेस्ट कर रहे हैं, ना आपके अंदर में कोई भी प्रकार की कोई क्रेविंग्स है, मतलब पाने की कुछ उत्सुकता है। जो है सिर्फ आपके उस योग आसन में ही आप उस चीज को क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार, ठीक है। तुमको बताया था आर्ट ऑफ लिविंग का, सुदर्शन क्रिया, है ना। बोला है ना तुमको, एक बार करना है करके। करना मतलब जाकर करना वहां सेंटर में, एक बार एक्चुअल में लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस कर। वहां पे अगर आप जाओगे तो एक्चुअल में जब वो करवाते हैं सुदर्शन क्रिया, तो लास्ट लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसी स्थिति में आप बस वैसे ही रहें, मतलब आप उस चीज से बाहर नहीं आना चाहेंगे। और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। वहां पे आपके जितने भी भाव, जितनी भी फीलिंग्स रहती है, ठीक है, चाहे कोई चीज का गुस्सा हो जो अंदर तक के भरा हुआ हो, ठीक है, सुख हो, दुख हो, खुशी हो, सब चीज वहां पे निकल जाती है। तो वो है क्या? प्रत्याहार। मतलब एक्चुअल में जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है? नया आपको डायरेक्शन देगा, है ना। आपके सेंसेस में आपका कंट्रोल, आपके ब्रेथ में आपका कंट्रोल पूरी तरीके से हो जाता है। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? प्रत्याहार। कि एक ऐसे आसन में पहुंच जाना, एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाना जहाँ पे आजू बाजू में जो भी चीजें हो रही हैं आपको वो फील ही नहीं हो रहा, आप वो चीज को एंजॉय करो जिसमें आप एट प्रेजेंट हो, ठीक है। जिस भी पोस्चर में आप बैठो, आप उसको क्या कर रहे हो? एकदम ज्यादा एंजॉय करो। आपके लिए वही चीज क्या हो रही है? हैप्पीनेस हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? मतलब धरना, है धरना, धरना प्रदर्शन। देखो, धरना मतलब है कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब है मेडिटेशन, और उसके बाद क्या है? समाधि। सिर्फ ये जो प्रत्याहार है उसको पकड़ लो कि आपने क्या कर दिया? आजू बाजू की चीजों में ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे आप आजू बाजू की चीजों में ध्यान देना बंद करोगे, मतलब कि आपका माइंड कैसा है? कंसंट्रेटेड, विचलित नहीं हो रहा है, भटक नहीं रहा है। अगर वो विचलित नहीं हो रहा है मतलब कि आप कौन से पोस्चर में हो? मेडिटेशन में हो, आप मेडिटेट ही तो कर रहे हो, है ना। और फिर उसके बाद क्या है? समाधि। मतलब क्या होता है? अल्टीमेट ब्लीस या अल्टीमेट गोल, डायरेक्टली मोक्ष की प्राप्ति। बात समझ में आ रही है? इसलिए योगासन भी क्या बता रहे हैं? देखो, एट द लास्ट फाइनल मोक्ष की प्राप्ति, और वो भी कैसे? योग के थ्रू। इसीलिए दो वर्ड देखा था, दो वर्ड देखा था, नहीं देखा था? एक का मतलब था यूनियन, दूसरे का मतलब था समाधि। तो क्यों समाधि बोले, वो समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। देखो, एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो ये तीन चीजों में मानते हैं ना। क्या तीन चीज है? परसेप्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। हाँ, और उसके बाद चारवाक का बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन में मानता है। बुद्धिज्म किस में मानता था? तीनों में मानता था। और जैनिज्म वो भी तीनों में मान रहा है। सांख्य फिलोसफी, सांख्य का क्या बताया था? अनुमान तो था ही, प्रत्यक्ष भी था, तीनों था। ये सब चीजों को याद रखना ना, भूलते मत चले जाना। चलो, अब उसके बाद जो हमको नेक्स्ट फिलोसफी चालू करनी है वो किसकी है? न्याय की, ठीक है।
एक बार पहले का रिवीजन, है ना, फिर उसके बाद लेते हैं। योग वाला पार्ट पूरा समझ में आया, सांख्य समझ में आया था, है ना। सांख्य में अपन ने किस किस की फिलोसफी देखी थी, सांख्य के अंदर में क्या क्या पढ़े थे अपन कल? पुरुष, प्रकृति, है ना। और कौन सी फिलोसफी थी? थ्योरी ऑफ कॉजेशन पढ़े थे क्या? सत्कार्यवाद, है ना। और क्या पढ़े थे? हाँ, स्वरूप विरूप, वो सब ठीक है। और एक बार थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ठीक है। जो वहां पे सत्कार्यवाद की थ्योरी थी ना, अब क्या आएगी? असत्कार्यवाद की थ्योरी आएगी। आपकी किस में आएगी? न्याय में आएगी, ठीक है। तो देखो, जो दो आप अपने जो एक सेट बना हुआ था, किसका? सांख्य का और योग का, वो हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब हमको क्या लेना है? न्याय और वैशेषिक, उसके बाद मीमांसा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? न्याय का से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं, फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, है ना। अल्टीमेट पार्ट सबको समझ में आया कि क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि, ठीक है। ये समझ में आया था, काइंड ऑफ कलेश, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, ठीक है। स्टेजेस ऑफ चित्त, चित्त किससे मिलके बना हुआ है? बुद्धि, अहंकार, मानस, मतलब मन, ठीक है। प्रकृति पुरुष का कंसेप्ट बताया था, और स्टार्टिंग में बताया कि कहाँ कहाँ से आया है। बृहदारण्यक, वेद उपनिषद पहले पढ़ाया, फिर कथा उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद, और फिर ऋग्वेद के हाइम्स। याद रहेंगे सबको? अब देखो, अब हमको क्या करना है? अरे आइए, न्याय। न्याय से मतलब क्या? हमें न्याय चाहिए। विकसित मतलब? अच्छा, जस्टिस और रूल। जस्टिस, हाँ। न्याय मतलब जस्टिस, और एक क्या बताया था आपने? रूल। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। और कुछ? जस्टिस, अच्छा था। देखो, न्याय का एक मीनिंग तो आपको सबको पता है, क्या? न्याय मतलब जस्टिस, इक्वालिटी फॉर ऑल। और क्या हो सकता है न्याय मतलब? हाँ, मैम लॉ के उससे देखोगे तो मेथड भी बोलते हैं, जजमेंट भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं, जस्टिस भी बोलते हैं। क्या बात है, एकदम सही, एकदम ताबड़तोड़। गूगल सर्च करके आए हैं? नहीं मैम, लॉ की स्टूडेंट हूँ ना। क्या करें? एलएलएम कर रही हूँ ना, तो आज सुबह ही पढ़ी हूँ। ओ, देखो, जो जो उसने बोला वो सब सही है, ठीक है। न्याय मतलब क्या होगा आपका? जस्टिस। एक मेथडोलॉजी भी है, एक मेथड है, लॉजिक भी बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ लॉजिक। मतलब कि ये चीजों को कैसे बताएगा? लॉजिक के थ्रू बताएगा। लॉजिक के थ्रू क्या रियलिटी है, उस चीज को बताने का काम क्या करेगा आपका? न्याय। न्याय जैसे कि देखो, मैंने तुमको एक बताया था क्या? डुअलिस्टिक रियलिज्म, है ना। वो किसकी फिलोसफी थी? आपकी सांख्य की फिलोसफी। तो यहाँ पे कौन सा रियलिज्म है? लॉजिकल रियलिज्म। मतलब लॉजिक के थ्रू जो है क्या रियलिटी है, या लॉजिक के थ्रू कैसे आप रियलिटी को रिवील कर सकते हो, उस चीज को कौन बताएगा? आपका न्याय बताएगा। न्याय को देने वाले कौन है? हाँ, अक्षपाद गौतम, ठीक है। ये जो 6th सेंचुरी से 2 सेंचुरी के आसपास में ऐसा माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि न्याय मतलब होता है क्या? जस्टिस, ठीक है। एक मेथडोलॉजी भी बोल सकते हो न्याय को, और बोल सकते हो थ्योरी ऑफ लॉजिक, ठीक है। जस्टिस अब किसने दिया इसको? तो अक्षपाद गौतम, 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी के आसपास, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में जो ये है अक्षपाद गौतम, ठीक है, इन्होंने किसको दिया था? न्याय सूत्र को दिया था। अक्षपाद गौतम ने कौन सा सूत्र दिया है? न्याय सूत्र। और इनके कई नाम है, जैसे
इनका नाम क्या है, गौतम था, इनको अक्षपाद भी बोला गया। क्यों अक्षपाद बोला गया? जस्ट बिकॉज ऑफ उनके मेडिटेशन की हैबिट, मतलब वो मेडिटेशन इस तरीके से करते थे कि उनको नाम क्या पड़ गया, अक्षपाद। और साथ ही साथ इनको जो है दीर्घ दीर्घ तपस भी बोला जाता है, दीर्घ दीर्घ तपस। रुको यार मेरे स्पेलिंग गलत हो जाए, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, और फिर तपस मतलब तपस्या। तो मतलब क्योंकि ये लॉन्ग फिनिश मतलब लंबा लंबा तप और तपस्या करते थे, इसलिए इनको जो है क्या बोला गया है, दीर्घ तपस। ठीक है, अक्षपाद क्यों बोला गया? क्योंकि उनके ऐसा बोले थे, उनकी मेडिटेशन की हैबिट्स थी कुछ ऐसी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, अक्षपाद गौतम। और इनका नाम क्या है, एक दीर्घ तपस। ठीक है, न्याय का मतलब क्या है, जस्टिस, एक प्रकार की मेथोडोलॉजी मतलब मेथड, और एक क्या है, थ्योरी ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो देखो ये जो है एक्चुअल में इसके ऊपर में बिलीव करता है लॉजिकल रियलिज्म। आगे भी पढ़ेंगे और आगे भी बताएंगे क्या है। देखो सबसे पहले हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब उसकी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो देखो अभी तक की अपनी जितनी भी स्कूल आई, तो चारवाक जो थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को मानती थी, बाकी जो थी वो 3 चीजों को मानती थी, प्रत्यक्ष, अनुमान और वर्बल टेस्टिमनी, शब्द। लेकिन ये जो है वो किसको मानेंगे, उपमान को भी मानेंगे, मतलब जो कंपैरिजन वाला पार्ट है उसको भी ये मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी एपिस्टेमोलॉजी को देखेंगे, किसको, ज्ञान मीमांसा, कि हमको नॉलेज आई तो आई कहाँ से, तो वो कहाँ से आई, 4 चीजों से आई। एक है आपका क्या, प्रत्यक्ष, मतलब परसेप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अनुमान, इन्फरेंस। ठीक है, उपमान, कंपैरिजन, और उसके बाद शब्द या फिर वर्बल टेस्टिमनी, कि कोई चीज है जो लिखा हुआ है उससे भी हमको ज्ञात हुआ। इतना लिखा सबने। देखो इसी सब चीजों को ना हमको अंदर में पढ़ना है। ठीक है, कल हम जब पढ़ेंगे तो इसी चीजों के अंदर में पढ़ेंगे। और एक थ्योरी इसमें क्या आएगी, थ्योरी ऑफ कॉजेशन के अंदर में असत्कार्यवाद। ठीक है, वो क्या होती थी, सत्कार्यवाद। देखो मैं अभी समझा दे रही हूँ, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ठीक है, दोनों को दोनों क्या है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। सत्कार्यवाद क्या बोलाता था, कि हर एक कारण के पीछे या हर एक कार्य और हर एक कारण क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कॉज और इफेक्ट जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर दूध है तो दूध के अंदर ही ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो दही में कन्वर्ट हो जाए या फिर कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपका क्या होता था, सत्कार्यवाद। मतलब कॉज और इफेक्ट है, कुछ भी नई चीजें नहीं है उसके अंदर में, ऑलरेडी मिल्क में वो प्रॉपर्टी थी कि वो कर्ड में कन्वर्ट कर दे, तो कॉज और इफेक्ट जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड था। अब देखो अब ये कैसा है, असत्कार्यवाद। मतलब ये क्या बोलेगा कि कॉज और इफेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कि मान लो अगर कोई पॉट है, पॉट से अगर क्ले बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्ले से पॉट का बनना एक नई चीज की शुरुआत है। ये है क्या, असत्कार्यवाद, कि कार्य और कारण दोनों क्या है, अलग अलग। और जो भी चीज हो रहा है, जैसे क्ले से पॉट बन रहा है, मतलब कि पॉट बन गया, मतलब वो क्ले, मतलब वो नई शुरुआत है। ठीक है, वो कोई भी चीज क्ले के अंदर में प्री एग्जिस्टिंग नहीं थी, उसने नया स्वरूप धारण किया है, ऐसा बोला जाता है। बात समझ में आई। सत्कार्यवाद वाज रिलेटेड कि कॉज और इफेक्ट एक दूसरे में मिले हुए। यहाँ पे बोलते हैं नहीं नहीं, वो क्या है, अलग अलग है, और हर चीज की क्या हो रही है, न्यू बिगनिंग। क्ले से पॉट बन रहा है तो पॉट एक क्या है, न्यू बिगनिंग। बात समझ में आई। तो यहीं पे हमको क्या पढ़ना है, असत्कार्यवाद, जो कि आपको बताया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे उसकी एपिस्टेमोलॉजी, मतलब क्या है आपकी ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर में हमको क्या देखना है, 4 चीजें, एक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और साथ ही साथ शब्द। शब्द जो था वो आपका क्या है, वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, उपमान क्या है आपका, कंपैरिजन। ठीक है, अनुमान है आपका इन्फेरेंस, और प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन। अब देखो इसका मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें, मेटाफिजिक्स मतलब बियॉन्ड द फिजिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी सत्य भी है, कि सत्य क्या है या फिर ट्रू रियलिटी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेटाफिजिक्स क्या होता है, सेम ये जो मेटाफिजिक्स है वो किसका लेता है, वैशेषिक स्कूल का। जैसे वहां पर भी वो किसका लेता था, योग वाला
सांख्य का लेता था, पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट लेता था, वैसे ये किसका लेने वाले हैं, वैशेषिक का। अब देखो ये क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन में जो सफरिंग है, जो दुख दर्द है, वो क्यों है, क्यों है? अरे बेटा वो तो बुद्ध बोल रहे हैं, डिजायर्स की वजह से। यहाँ पे ये बोलेंगे कि ह्यूमन में सफरिंग है, लेकिन सफरिंग क्यों है, उसके खुद के मिस्टेक, उसकी जो है डिफेक्ट के, मिस्टेक या फिर डिफेक्ट के वजह से। किसके वजह से बोल रहे हैं, मिस्टेक्स। और ये मिस्टेक्स क्यों होती है, क्योंकि उसको क्या है, रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज मतलब क्या, इग्नोरेंस, अविद्या जिसको बोल रहे हैं ना, अभी तक के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी वो क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन में सफरिंग तो जरूर है, लेकिन ये सफरिंग किसके वजह से, उसकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से। और मिस्टेक्स क्यों हो रही है, क्योंकि उसको हर चीज की क्या है, रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज मतलब अविद्या। अविद्या के साथ साथ डिल्यूजन भी है। डिल्यूजन का मतलब होता है, डिल्यूजन का मतलब बताया था मैंने, डिल्यूजन मतलब फॉल्स, क्या, हाँ हाँ, डिल्यूजन मतलब फॉल्स ट्रूथ जिसको बोलते हैं शायद तक के, है ना, या फॉल्स बिलीव इन समथिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आप जो हो, डिल्यूजन है मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो क्या सही क्या गलत। जैसे कि सेम आपके में क्या हो रहा था, इग्नोरेंस के समय में हो रहा था कि अविद्या है, आपको नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। डिल्यूजन मतलब होता है गलत विश्वास, अगर ऐसे हल्का भाषा में देखे तो। इसको या भ्रम अगर या वहम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, वहम, भ्रम या वहम, भ्रम भ्रम। हाँ भ्रम, भ्रम, हाँ इट कैन, वी कैन से। और अगर हिंदी में मीनिंग देखे तो हाँ बोल सकते हो भ्रम। डिल्यूजन मतलब एक भ्रम, ठीक है, और इग्नोरेंस मतलब आपकी अविद्या। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, उसकी मेटाफिजिक्स की बात करते हैं कि इसका मेटाफिजिक्स जो है वो वैशेषिक स्कूल के जैसा ही है। ठीक है, वहां पे हमने देखा ना सांख्य और योग को, देखा नहीं देखा। ठीक है, तो वैसे इसका जो मेटाफिजिक्स है वो किससे रिलेट करता है, वैशेषिक स्कूल। ठीक है, वैशेषिक स्कूल में वो क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंसान में क्या है, ह्यूमन सफरिंग है। ये सफरिंग क्यों है, उसकी मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको हर चीज का रॉन्ग नॉलेज है। तो ये रॉन्ग नॉलेज कहाँ से आ रहा है उसको, एक तो उसकी अविद्या, उसके इग्नोरेंस, और दूसरा उसका डिल्यूजन या फिर भ्रम के वजह से। एक है अविद्या और दूसरा है क्या, भ्रम। उसके वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, तो रॉन्ग नॉलेज अगर होगी तो ऑब्वियसली बात है वो मिस्टेक करेगा। ठीक है, और मिस्टेक करेगा तो मतलब क्या है, ह्यूमन की सफरिंग। बात समझ में, सब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो इसमें ये बोलते हैं कि अब इसका साधन क्या हो सकता है, करेक्ट नॉलेज आएगा कैसे, है ना। हमने तो बता दिया कि रॉन्ग नॉलेज आता है, तो करेक्ट नॉलेज आएगा कैसे, जब आप अपने भ्रम को जो हो क्या करोगे, सही करोगे, अपनी रॉन्ग नॉलेज को क्या करोगे, राइट करोगे। और कैसे आप राइट कर सकते हो अपने नॉलेज को, अनु अनुव्यवसाय। अनुव्यवसाय मतलब पता है कि आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, वॉट वन थिंग्स एंड वॉट वन नोज, जो आप सोच रहे हैं और जो आप जानते हैं, ठीक है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप जानते हैं, क्या वो दोनों चीजें सही हैं। कई बार ऐसा रहता है कि हम जानते कुछ और है और हम सोचते कुछ और है। जैसे कि एक ही वर्ड रहेगा लेकिन उसके मीनिंग जो है हर कोई अपने हिसाब से अलग निकालेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज के बारे में बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुमने बोला ना कि क्या ड्रिंक और एप्पल जूस ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, है ना, वो चीज। और वैसी क्या दो चीजें जो सेम दिखती है, हाँ रस्सी और सांप, भ्रम है। ठीक है, मिराज के बारे में सुना है, मिराज इफेक्ट, कि डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में ऐसा लगता है हमको कि क्या है, वो पानी है। मतलब जो आप सोचते हैं, है ना, और जो आप जानते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि वहां पे पानी है। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं, मतलब आपको दिख रहा है वो कि वहां पर पानी है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि वहां पे डेजर्ट, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में पानी ऊपर में नहीं रहता। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। जो आपने सोचा और जो आपने, जो आपको पता है ना, यहाँ पे क्या हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो जिसकी वजह से क्या पैदा हो गया, एक भ्रम पैदा हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि थी तो वो रस्सी, लेकिन आपने क्या सोचा, वो रोप। हाँ, रोप को स्नेक समझ लिया, सांप समझ लिया, वही चीज है। ठीक है, तो जब आपके पास करेक्ट नॉलेज आएगी, जब आपका भ्रम जो है वो क्या होने लगेगा, दूर होने लगेगा। ठीक है, अविद्या की जगह विद्या आने लगेगी, तब क्या होने लगेगा, हर चीज साल्वेशन की तरफ जाएगी, मोक्ष की तरफ जाएगी। और वो सब कैसे आएगा, लॉजिक के थ्रू, रैशनैलिटी के थ्रू, ठीक है, तर्क करने की क्षमता के थ्रू। बात समझ में आ रही है। अब देखो सबसे पहले इसमें इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, 2-5 मिनट और लेते हैं फिर छोड़ देंगे। ठीक है,
इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? तो इसका डेवलपमेंट हुआ है कहाँ से? नासदीय सूत्र से। लिखती हूँ, फिर कल से इसकी पूरी फिलॉसफीज बताओ क्या है, थ्योरी। नासदीय सूत्र, ये जो नासदीय सूत्र है, ठीक है, उसमें चैप्टर बुक नंबर 10 और चैप्टर नंबर 129 ऑफ ऋग्वेद। देखो नासदीय सूत्र में है ये। नासदीय, हाइम्स मतलब मंत्र। दसवीं बुक है और 10वीं बुक का जो चैप्टर है वो क्या है? 129 ऑफ ऋग्वेद। कि अगर कहीं कोई पूछ लेगा कि कहाँ पे है तो ये तुमको पता रहना चाहिए। ये जो है बात करता है किसके बारे में? आपके न्याय या फिर जस्टिस के बारे में, कि जो भी चीजें हैं, जो भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है ना, अध्यात्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसको कैसे वो डील करेंगे? अपने लॉजिक्स के थ्रू, ठीक है, तर्क करने की क्षमता के थ्रू वो क्या करेंगे? डील करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट कहाँ पर देखा जाता है? आपके नासदीय सूत्र। उसमें भी किसमें? नासदीय, हाइम्स है मतलब मंत्र है, और बुक 10 चैप्टर 129 ऑफ ऋग्वेदा। उसमें क्या लिखा हुआ है? जो भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, अध्यात्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसको उन्होंने कैसे वेरीफाई किया? अपने लॉजिक्स के थ्रू, या फिर कैसे आंसर किया? अपने लॉजिक्स के थ्रू। बात समझ में आई? और ये जो न्याय सूत्र हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर में क्या है? लॉजिक्स वगैरह है और मेथोडोलॉजी है, कि हर एक चीज का आंसर कैसे करना है, ये सब चीजें। देखो अब अगर एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग, एपिस्टेमोलॉजी में क्या थी? 4 चीज तो थी और साथ ही साथ देखो मैंने क्या बोला, इसको लॉजिकल रियलिज्म। क्यों लॉजिकल रियलिज्म? क्योंकि वो जो है हर चीज का सत्य बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा? अपने लॉजिक के थ्रू। साथ ही साथ इसको जो है एटॉमिक प्लूरलिज्म भी कहा जाता है, या लिख देती हूँ, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ही लिखेंगे ना, कि इसको लॉजिकल रियलिज्म, या तो फिर प्लूरलिज्म। मतलब क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है? प्लूरल क्या होता था? बहुवचन और एक, हाँ, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब देखो क्या है? एटोमिस्टिक, फिर प्लूरलिज्म, मतलब एटम है, अणु जिसको बोलते हैं ना, अणु है, और वो भी कैसे है? बहु है, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब कि ये बोलेंगे कि जो मैटर जो है जिस एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वो हर किसी में क्या है? अलग अलग है। मतलब कि ये जैसे कि पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट था ना, ठीक है, तो वैसे ही वो यहाँ पे बोलते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीज के लिए और स्पिरिचुअलिस्टिक चीज के लिए जो एटम है वो सब में कैसे हैं? अलग अलग है। कैसे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वो किस चीज में मान रहे हैं? कि प्लूरलिज्म में मान रहे हैं, मतलब कि एटम्स जो हैं, ठीक है, जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? जो भी तत्व है, मैटर है, वो किससे मिलकर बने हुए रहते हैं? एटम से मिलकर। तो बोलते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जो बनाया है, ठीक है, एक मटेरियल बनाने वाला, एक स्पिरिचुअल बनाने वाला, तो ये कैसे है? बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंटिटी में, नहीं, वो सब एंटिटी में है और बहुत सारे हैं, इसीलिए उसको क्या बोला है? एटम का प्लूरलिज्म, ठीक है। दूसरे इसमें क्या बोलते हैं? लॉजिकल रियलिज्म, कि रियलिटी के बारे में बताएंगे, कैसे बताएंगे? अपने लॉजिक्स के थ्रू। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? कि हर मैटर में एटम तो है, लेकिन ये जो एटम है वो कैसे है? सब में भिन्न भिन्न अलग अलग है। इतना समझ में आए? ठीक है, आगे बताना है। आगे थोड़ा सा एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बस बना लो, उसके बाद छोड़ दूंगी। क्या नहीं पढ़ना है? एक बस थोड़ा सा तो छोड़ दूंगी, ठीक है। देखो नॉलेज के जो है वो 2 फॉर्म है, बस ये बना लो, या यार कल तो मेरे को फिर बनाना ही पड़ेगा, छोड़ो। देखो नॉलेज के 2 फॉर्म होते हैं, एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड, एक अप्रमा और एक प्रमा, है ना। प्रमा, पहले प्रमा कर लो, बाद में प्रमाण आएगा, है।
अप्रमा और प्रमा पढ़ना है, एक वैलिड होगा एक इनवैलिड। वैलिड नॉलेज मतलब क्या? हाँ हाँ, अप्रमा हो जाएगा। वैलिड नॉलेज मतलब कि जो दिख रहा है वो एकदम से ही सत्य है, और इनवैलिड है मतलब कि क्या, आपके में डाउट है, एरर है ना, समझ रहे हैं कि आपको या फिर कोई चीज जो स्मृति से भी आती है, मेमोरी से भी आती है, हर बार ये जो मेमोरी है वो वैलिड नहीं हो सकती और इनवैलिड नहीं हो सकती, समझ रहे हैं। हमेशा हर चीज जो आपको याद रहे वो एकदम वैलिड हो, सत्य हो, वो भी जरूरी नहीं है ना, और वो कई बार क्या साबित हो सकती है, इनवैलिड साबित हो सकती है। तो हमको क्या पढ़ना है, प्रमा और अप्रमा का कंसेप्ट, ठीक है। जो आपका प्रमा या फिर वैलिड नॉलेज रहेगा उसके अंदर में आपकी 4 चीजें आएंगी, क्या क्या, सेम वही, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुपमान और शब्द, ये आएंगे, ठीक है। जो आपके इनवैलिड नॉलेज है उसमें क्या आएगा, मेमोरी, डाउट, एरर और हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देना है, एक एक चीजों के बारे में अंदर में पढ़ना है कि अगर परसेप्शन है या प्रत्यक्ष है तो कैसे है, ठीक है। अगर हमारे पास इन्फेरेंस है, अनुमान है, तो उसमें मेजर, माइनर और मिडिल वन, लिंग वगैरह, जैसे लिंग मार्क कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उपमान के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, शब्द के बारे में। और बाकी थ्योरी ऑफ कॉजेशन आज बता दिया, वो है क्या, असत्कार्यवाद, ठीक है। तो कल डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, नॉलेज पार्ट से, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड। फिर उसके बाद जो आपके सिलेबस में रहेगा जैसे कि वैशेषिक है शायद, उसको करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है? ये देखो इसकी कॉपी